चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। बट एक टॉपिक यहाँ पे बच गया था, दैट वाज काउंटरिंग द ड्रोन थ्रेट इन इंडिया, चैप्टर 1 का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन मणिपुर आर्म्ड ग्रुप्स हैव एम्प्लॉयड ड्रोन्स टू ड्रॉप एक्सक्लूसिव्स explosives and underscoring urgency of addressing this emerging threat। तो यहाँ पर ड्रोन की बात हो तो अभी हमने देखा था कि पंजाब में हमको दिखा कि पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है किस चीज के लिए, वेपन के लिए और ड्रग्स को इंडिया में लाने के लिए। ठीक है, इलीगल ड्रग ट्रेड करने के लिए। राइट। तो और इसी के साथ साथ मणिपुर के अंदर हमने ये देखा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है टू ड्रॉप द एक्सप्लोजिव्स। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक आसाम राइफल और सीआरपीएफ ने क्या किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो यही हमको लिखना होता है, और क्या लिखना होता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जो टर्किश मेड ड्रोन्स थे, है ना, वो उनका इस्तेमाल करा किसने, पाकिस्तान में। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू राइट, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कि ड्रोन पोज करते हैं, पहला क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेररिस्ट अटैक के लिए, एस्पियोनाज के लिए ड्रोन के ऊपर कैमरा लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा ना कि इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब हेडक्वार्टर की डायमेंशन से आप पता कर सकते हो, या फिर सुबह 5 बजे जब फॉल इन होगा तो आप पता कर सकते हो ना कि इस एरिया में कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं, ऐसे करके। फिर इसी के साथ साथ डिसरप्ट सिविल एविएशन, मान लो कि भाई कोई ऐसे जहाज नीचे उतर रहा है ना, तो वहां पे आपने ड्रोन रख दिया तो क्या होगा, ड्रोन जो है वो जहाज से टकराएगा और जहाज फट जाएगा, है ना, ड्रोन के ऊपर। जैसे कामिकाजे ड्रोन हो, जैसे मान लो कि एक जहाज, एक फ्लाइट चल रही है और वहां से कामिकाजे ड्रोन आया और फ्लाइट पे लटक गया, तो क्या होगा, इट विल लीड टू डेथ, देयर इज नो अदर, आई वुड से, रिकोर्स इन दिस। फिर उसके बाद लिखा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी। तो कैसे ड्रोन से साइकोलॉजिकल वॉर होती है, द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ड्रोन्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन कैन इंस्टिल फियर अमंग सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स, अफेक्टिंग मोरल एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो आप लिखोगे कि ड्रोन जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ड्रोन का इस्तेमाल करती है किस लिए, फॉर सर्वेलेंस ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान, जो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, एलओसी है, उसके आसपास जो है वो ड्रोन चलाती रहेगी, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने क्या कौन कौन से मेजर्स ले लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम हमने बनाए, किसने बनाए, डीआरडीओ ने डेवलप करा है, डी4 सिस्टम। डी4 सिस्टम क्या है, डी4 सिस्टम, ड्रोन का डिटेक्शन, डिटरेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो ड्रोन डिटेक्शन, डिटरेंस एंड डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया है। ये जैम कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रोन को विद इन अ 4 किलोमीटर रेडियस। यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस भी हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटरी मेजर्स भी होती हैं, जैसे कि हर जो ड्रोन होगा ना, हर जो ड्रोन होगा उसकी एक यूनिक आईडी होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्रोन ऑपरेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ड्रोन चला सकते हो, आपको ऑनलाइन जाके परमिशन लेनी होती है, एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। इसके बाद हम लोगों ने वी एस होरार्ड करके बनाया है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हमने बनाए हैं। तो ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल बिल्ट इंडिजीनियसली इंटरसेप्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज टारगेट एट लो एल्टीट्यूड। इसमें समर वन मिसाइल है, इगला है और स्पाइडर है। तो इगला ये सब तो मतलब उसके लिए होती थी, आई वुड से कि मतलब बड़े ड्रोन्स के लिए, छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए ये नहीं है, बड़े ड्रोन्स के लिए ये सिस्टम है। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पार्टनर्स के साथ एंगेज कर रही है, इंटेलिजेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो शेयर करती है टू काउंटर द ड्रोन थ्रेट्स, है ना, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो इनहेंस हो पाती है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, लीगल फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन करना। फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का है और जो ड्रोन रूल्स हैं 2021 के, इनको हम लेकर आए और इसके अंदर हम स्ट्रिक्टर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज लेकर आए फॉर अनऑथराइज्ड ड्रोन यूज। इसके बाद ये कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपको स्पेशलाइज्ड ड्रोन रिस्पॉन्स यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, किसमें, पुलिस में, और इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री में, जैसे कि सीआरपीएफ, और बॉर्डर सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम क्या कर सकते हैं, भारत भी जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज बना सकता है जो कि ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजीज जिनको हम कहते हैं ये बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ड्रोन जैमिंग सॉल्यूशंस बना सकते हो। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होगा वो तो होगा ही, है ना, एआई बेस्ड ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ये एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है, एआई बेस्ड ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि जब तक पब्लिक है ना, पब्लिक इज आर आई इन द स्काई, है ना, पब्लिक इज आर आई इन द स्काई, इतनी तो पॉपुलेशन है, मतलब रेडार मिस कर देगा लेकिन जनता मिस नहीं करेगी, क्योंकि रेडार जो होता है ना वो हाई एल्टीट्यूड्स पे चलता है, लो एल्टीट्यूड्स पे रेडार काम नहीं कर पाता।
ठीक है। कंक्लूजन क्या है? मिसयूज ऑफ ड्रोन्स बाय नॉन स्टेट एक्टर्स प्रेजेंट अ मल्टीफेसेटेड थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. A proactive and integrated approach combining technological innovation, regulatory measures, and community involvement is imperative to effectively counter and mitigate these challenges. देख रहे हो, एक पूरा का पूरा कंक्लूजन मतलब दे दिया, पूरा कंक्लूड कर दिया. आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कंक्लूजन जो है हम लोग बना सकते हैं, है ना? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी राइट इन आर एग्जामिनेशंस, कि आप ऐसे कहोगे कि एक प्रोएक्टिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना है, जिसमें कि आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी बात करोगे, आप रेगुलेटरी मेजर्स की भी बात करोगे, और आप कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की भी बात करोगे, कि सरकार, पब्लिक प्राइवेट एंड आई वुड से गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड द पब्लिक, सभी के सभी को मिलके साथ में रिस्पॉन्स देना होगा अगर हमको ये ड्रोन की मेनेस से निकलना है तो. चलिए, अब हम आगे चलते हैं. हमको चैप्टर 2 करना है, विच इज लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. देखो, भारत के अंदर हमको एक्सट्रीमिज्म कहाँ पे दिखती है? हमको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दिखती है, जिसको हम LWE रीजन कहते हैं. LWE, नक्सल वाला रीजन, नक्सलवाद वाला रीजन. यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है ना? पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है. आई थिंक इट इज लेस देन 1 लाख रुपीज, है ना? वैसे ही अगर आप गुजरात में देखोगे तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए है. 3 लाख रुपए, 3 लैक्स. तो आपको क्या दिखता है? आपको गुजरात के अंदर लेफ्ट विंग, मतलब गुजरात के अंदर एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखेगी. आपको दिखेगी कहाँ पे? आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दिखेगी नक्सल वाले रीजन में. इन द सेम वे जब आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पर कैपिटा इनकम लोगों की कितनी है? 1 लाख ही है ना? 1 to 2 लाख के बीच में ही है. मतलब वो साल का सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए ही कमा पाते हैं, है ना? 1 से 2 लाख रुपए ही कमा पाते हैं. तो फिर भाई वहां पर क्या होगा? डेवलपमेंट जो होगा उसका डेफिसिट होगा. मीन्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अभी भी बहुत प्रिमिटिव स्टेजेस में है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को अपने रूट्स बनाना बहुत आसान है. कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली यूथ शैतान का घर. भाई खाली यूथ, भाई उनका उनका फेवरेट गेम भी कौन सा है? गोलीबारी वाला, है ना? पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं. आप देख रहे हो ना कि यूथ में एनर्जी बहुत होती है, और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. नहीं तो यूथ क्या करती है? वो स्टेट को ही चैलेंज करने लगती है. चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है? टुडे एंड एवरी डे लेट अस वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ मोर पीसफुल, इंक्लूसिव एंड स्टेबल सोसाइटी इन विच टेरर एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हैव नो होम. इट्स ओके, याद होता है तो अच्छी बात है, बट आई डोंट सी ग्रेट रेलेवेंस लिखने की, है ना? कोट्स पता है आपको एग्जाम में कैसे याद रहेंगे? ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसे, मतलब अभी देखो मैंने इतने सारे मेंस लिख दिए, तो मुझे एक चीज जो है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि भाई आई कैन टेल यू कि ये एग्जाम में याद रहेगा नहीं रहेगा, है ना? तो आई नो कि इतना लंबा कोट याद में नहीं रहेगा, और मैं लिखूंगा भी तो कॉन्फिडेंस से नहीं लिख पाऊंगा. द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट, है ना? इस चीज को समझो कि कैसे एक जगह की डेवलपमेंट अगर नहीं होती है तो उससे कैसे एक्सट्रीमिज्म फैलती है, कि वहां पे एक्सट्रीम, या फिर मतलब जो आई वुड से कि मतलब जो रिलीजियस हो गया या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा जो होती है वहां पे कैसे पनपने लगती है जब डेवलपमेंट नहीं होगी. तो जब देश की गति अच्छी नहीं है तो क्या होगा? देखो मैं आपको ना सिंपल सी बात बताता हूँ. देश की विकास की गति अच्छी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो रही. तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव आते हैं. एक बैकवर्ड जाता है ना? एक बैकवर्ड जाएगा तो ये डिमांड किसकी करेंगे? ये कहेंगे कि धर्म के बेस पे राष्ट्र बनाते हैं, जैसा गुप्ता काल में था, है ना, गोल्डन पीरियड में. और दूसरा, आगे की तरफ चले जाएंगे और ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे? एक फ्यूचरिस्टिक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाते हैं, है ना? तो ये दो जगह पे जाते हैं. तो इनको आप लेफ्ट कह देते हो और इनको आप राइट कह देते हो. ठीक है, कहते हैं ना लेफ्ट लेफ्ट विंग राइट विंग, तो ऐसे करके. चलिए, आगे चलते हैं. अब आप कहोगे इसका एग्जांपल दो. तो राइट विंग की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा है ना? नॉर्थ ईस्ट में वो कहते हैं कि जो हमारी एथनिक आइडेंटिटीज है ना, हमारी जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं, इसके बेसिस पे अपन एक मतलब प्यारा सा एक कंट्री बनाएंगे. और यहाँ पे अगर आप देखोगे कम्युनिस्ट, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा? ये आपको दिखेगा कहाँ पे? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में, LWE रीजन्स में. तो ये कहते हैं कि हमको क्या करना है? हमको माओवाद लेकर आना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओवरथ्रो करना है और अपनी सरकार बिठानी है. ठीक है? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इट चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए. सरकार उनको टेररिस्ट नहीं बोलती है, आप भी उनको टेररिस्ट नहीं बोलोगे. ठीक है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो अपने ही बंदे हैं. ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है. चलिए,
ये फिल्टर्स में जाके नॉइस गेट ऑन करना पड़ेगा लगता है। हाँ, कर दिया। बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर अंडर डेवलपमेंट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड, कि भाई जहाँ जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो उससे एक्सट्रीमिज्म आएगी। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है कि आप की जो आइडियोलॉजी है ना, आइडियोलॉजी जो है ना, एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक्सट्रीमिज्म, इट इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स, आई वुड से कौन सा चेंज? ड्रास्टिक, ड्रास्टिक सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। समझ में आ रहा है ना कि एक्सट्रीमिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स ड्रास्टिक सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। हो गया भाई, खत्म। यही तो होती है। दिस इज वाई वी आर डूइंग दिस सीरीज। आई वॉन्ट यू टू हैव दिस एबिलिटी टू डेवलप, आई वुड से, डेफिनेशंस एट अ क्लिक। कि एग्जामिनेशन में है ना कि इज्म आया, तो जहां पे भी इज्म आता है लास्ट में, है ना, इज्म आता है, तो ये क्या होगा? ये आइडियोलॉजी होगी। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है तो ये क्या चाहेगी? सब कुछ कैसे हो? ग्रेजुअल हो? नहीं, ड्रास्टिक हो। कैसा चेंज होना चाहिए? सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। हो गया सर। यही आप जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो ना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, मेंस निकालने की। जब आप मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, सरकार, वहां पे अगर आपका पेन 2-3 मिनट के लिए रुका, है ना, आप बस्ता अपना उठाओ और घर आ जाओ। ठीक है। What I am trying to tell you is कि if you stop like 2 to 3 minutes in while you are writing your answer, आप गए, है ना, nothing is going to help you there। तो इसीलिए आप क्या करते हो ना, आप ये कहते हो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपनी तैयारी में जिससे कि मुझे एक एडवांटेज मिले। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। कोई क्वेश्चन, अरे काफी लंबा चैप्टर है भाई। चलिए, हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इन दिस context, discuss the emerging issues discuss the emerging issues discussing the emerging issues is a multi-layered strategy to tackle the menace of नक्सलिज्म। मेरे मतलब ठीक है, ये कह रहे हैं कि मतलब इन इश्यूज को डिस्कस करते हुए सजेस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे कट गया ना, सजेस्ट लिखना चाहिए था। अब भाई तू ये आंसर मान ले एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, मतलब बाकी एस्पिरेंट सर मारेंगे भाई मैं इसमें क्या लिखूं। तेरे पास नक्सलिज्म की एक ऑलरेडी रेडीमेड डेफिनेशन है ना। आप क्या लिखोगे? नक्सलिज्म इज फ्यूल्ड बाय माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी विच promotes a drastic social and political change in society. It challenges the sovereignty of government of India, है ना, and seeks to establish a communist republic. Communist republic in it seeks to establish a communist state in India। ऐसे करके आपने लिख दिया है ना। एंड फिर उसके बाद आगे लिखोगे, however the spread of naxalism however the spread of naxalism was also because of lack of developmental interventions by the government in the लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। और फिर आप स्टार्ट कर दोगे सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल। अब क्या हुआ, जब बाकी एस्पिरेंट कंक्लू इंट्रो सोच रहे हैं ना, जैसे होता है ना कि भाई मैं तुझे कहूँ कि मुझे अपने परिवार के बारे में बता, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब तेरे को पता है कि तू घर से क्या कर रहा है, तू परिवार की डेफिनेशन लेके चल रहा है कि भाई मेरे परिवार में, है ना, तो तू बोलेगा इन माय फैमिली देयर आर 4 पीपल, है ना, देयर आर 4 पीपल। ऐसे करके तूने क्या किया, तूने इंट्रो घर से इतना स्टार्ट कर लिया, और जो सेकंड पार्ट इंट्रो का है वो तू क्वेश्चन में से निकाल के लिखता है। दिस इज वेयर यू गेन एडवांटेज, एवरी वन इज वेस्टिंग 1 मिनट देयर और 30 मिनट 30 सेकेंड्स देयर, यू आर नॉट वेस्टिंग दोज 30 सेकेंड्स, तेरा पेन चल रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए हमको ये सेशंस करने हैं। अब वो 30 सेकेंड्स तुझे लगा क्या ही होता है ना। भाई तू 20 क्वेश्चन लिख रहा है ना, तो 20 क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स अगर जोड़ेगा तो कितने हो जाते हैं? इट कम्स टू 10 मिनट्स। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, जो बच्चों का नहीं हो रहा सिलेक्शन, या जिनका रैंक नहीं आ रहा है ना, जिनका रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो यही कहते हैं कि भाई अगर मेरे पास 10 मिनट और होते ना, इन 10 मिनट्स यू कैन राइट 2 10 मार्कर्स। एक एक 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में होते हो और लास्ट के 10 मिनट होते हैं ना सरकार, आप आप मतलब उसमें 2 10 मार्कर लिख सकते हो। अब वो 2 10 मार्कर में आपको मान लीजिए 10 में से 5 और 5 आ गए, 10 नंबर आ गए, है ना, यू गॉट 10 मार्क्स। अब ऐसा ही मान लो कि टोटल 7 पेपर्स में होता है, यू गेट 70 मार्क्स। विथ 70 मार्क्स यू कैन बी आउट ऑफ द लिस्ट, एंड विथ 70 मार्क्स यू कैन ऑल्सो बिकम आईपीएस ऑफिसर।
समझ रहे हो, इतना ही है। यूपीएससी में तुम्हें पता है एक एक नंबर पे 10-10 रैंक अप एंड डाउन होते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो सेशंस होते हैं ना, ये करके जाने। और मैं तो भाई खुद एक्सेप्ट करता हूँ, जब हमने अपना पहला मेंस लिखा था भाई, हमने कुछ नहीं पढ़ा था। वी वर लाइक कि हाँ ये सब तो इधर उधर पढ़ते रहते हैं, हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब अक्ल आई तो पढ़ने लग गए। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कहीं किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगी तो उससे क्या होगा, इट विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सट्रीमिज्म। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, गरीबी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, भुखमरी होगी। वहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं होंगी, और वो इंसान जो कि एजुकेटेड नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू रेडिकलाइज दैट इंडिविजुअल। और वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट दीज वल्नरेबिलिटीज एंड प्रॉमिस अ बेटर फ्यूचर, अच्छे दिन आएंगे ऐसे बोलते हैं, थ्रू वायलेंस एंड रेडिकल आइडियोलॉजी, है ना। जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, लेफ्ट विंग है तो वो लोग ये कहते हैं कि आप हमें, आप मतलब अभी सेक्रीफाइस करो, और कल आपका जो जल, जंगल और जमीन, ये सारी की सारी आप ही की होगी, है ना, आपके बच्चों की होगी। तो इसलिए जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो घुस जाते हैं एलडब्ल्यू में। और लड़कों को तो चाहिए भी होता है ना, बंदूक ही चाहिए चलाने के लिए, उनको आइडियोलॉजी से क्या ही मतलब है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड नहीं है ना। जैसे मैं भी अपने आप को देखता हूँ, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई आल्सो वांटेड टू जॉइन द आर्मी। एंड अब मेरा भी मेन मोटिवेशन आर्मी ज्वाइन करने का यही था कि मतलब थोड़े से, मतलब बंदूक चलाने को मिलेगा। जैसे मुझे बंदूकें काफी पसंद है, मुझे गन्स पसंद है ना, इंसास, AK-47, स्कार, है ना, ऐसे करके बहुत सारी गन्स है ना, जैसे ड्रैगनोव होती है। तो आई एम इंटरेस्टेड, बट अब मैं देखूँ तो भाई मुझे बंदूकें पसंद हैं, आई वुड बी अ गुड कलेक्टर, बट आई डोंट थिंक आई वुड एवर शूट अ पर्सन, है ना। क्योंकि मैं ये, क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये आएगा कि मैं क्यों, मतलब अगर मेरे पास किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है, तो फिर मैं किसी को मार कैसे सकता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं भी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूँ। मतलब आई डोंट थिंक कैपिटल पनिशमेंट इज राइट, एज लॉन्ग एज, जो जो जैसे कहते हैं ना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी यही कहती है, as long as there is a scope of human error in justice delivery, capital punishment, capital punishment मतलब किसी को फांसी देना, है ना, it ensures that justice will never be served। इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक ह्यूमन एरर है। इसलिए बहुत ही, मतलब ऐसे कि 100% आपको पता है तो ही कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, बट समटाइम्स ना, यू हैव टू गिव कैपिटल पनिशमेंट ताकि समाज में डेटरेंस रहे, चाहे निर्भया वाला केस हो, है ना। चलिए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ प्रॉब्लम। परसीव्ड इनजस्टिस, उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कैसे? उनको लगता है कि भाई कोयला हमारा और जा रहा है गुजरात और मुंबई। करप्शन हो रही है, गवर्नेंस जो जो अब हम सबको पता है ना कि देश के अंदर जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन है, वो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में है, राइट। फिर उसके बाद लैक ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज कैन फ्यूल रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट। फॉर एग्जांपल भाई, जो बेसिक गवर्नेंस जो होती थी, है ना, बेसिक गवर्नेंस जो थी, वो भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज इक्वली अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऑल्सो। इसलिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक टू लेग्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, डी फॉर डेवलपमेंट एंड डी फॉर डेटरेंस की। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं वीक गवर्नेंस होगी, एरियाज विद पुअर गवर्नेंस एंड लिमिटेड लॉ एनफोर्समेंट क्रिएट पावर वैक्यूम दैट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कैन एक्सप्लॉइट एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल एंड रिक्रूट मेंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो माइंस होती थी, है ना, जो माइंस होती थी, इनकी अलॉटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली से कर दी, बट देवर रन बाय सरदार्स, देवर रन बाय सरदार्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इन द सेम वे आप देखोगे यूपी के अंदर बाहुबली की बात होती है, या फिर आप कह लोगे बिहार के अंदर, है ना, बाहुबलीस की बात होती है। तो बाहुबली कौन है? बाहुबली का मतलब होता है वो इंसान जो कि मतलब जिसके जिसके बाहु में बल है, जिसके पास मसल पावर है, और उससे वो चीजें वहां पे करवा सकता है। और अब दिक्कत क्या हो रही है, ये जो बाहुबली हैं, है ना, ये सब पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो लेजिटिमाइज हो रही है। तो अब क्योंकि वहीं के वो MP MLA हैं, तो इसलिए यू नो बडी विल एक्ट ऑन देम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसने कहा है, ये वोरा कमेटी ने कहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द राइज ऑफ बोको हरम इन नाइजीरिया इज पार्टली एट्रीब्यूटेड टू पोवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, आप ये लिख लेना, या फिर मतलब मैं तो इंडिया में जाऊंगा, है ना, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि उल्फा। आप लिखोगे उल्फा जब आसाम में आई, इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू वॉट, फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल आसामीज, है ना, ऐसे करके आप लिखना है आपको। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया थ्राइव्स इन एरियाज विद लिमिटेड डेवलपमेंट एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। बढ़िया ना, मस्त मस्त है ना, डेवलपमेंट एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको समझ में आ गया ना कि मतलब
क्या क्या है एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म एंड इसी के साथ साथ डेवलपमेंट। जब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हो तो मैंने क्या कहा था आपको, एक तो होगी हमारी जो नक्सलवादी है ना, तो नक्सलिज्म, नक्सलिज्म तो ये किसके ऊपर है, ये आइडियोलॉजी के ऊपर है कि हम कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। कुछ की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होती है तो वो रिलीजियस भी हो सकती है। अब रिलीजियस बेसिस पे कौन सी वाली आएगी, रिलीजियस बेसिस पे खालिस्तान वाली मूवमेंट आएगी, है ना। और कुछ जो होगी वो एथनिक आइडेंटिटी पे हो जाएगी, किस पर हो जाएगी, एथनिक आइडेंटिटी पे। और इसका एग्जाम्पल हमको क्या कौन सा लेना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है कहाँ पे होती है, हमने देखी, मणिपुर में होती हुई देखी। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, कौन सी, एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे। आप समझ रहे हो ना, मान लो कि भाई जैसे वो कहते हैं कि कोई भी इंसान को रेडिकलाइज करना है तो उसको एक आइडियोलॉजी गिफ्ट में देनी पड़ेगी। और उस आइडियोलॉजी के लिए क्या होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो नक्सलिज्म में आइडेंटिटी कौन सी काम करती है, ट्राइबल। रिलीजियस में ऑफ कोर्स धर्म काम करता है ना, धर्म के नाम पे। और फिर एथनिक में क्या होगी उनकी, सिंपल सी बात है ना कि मतलब वो एक तरीके के दिखते हैं या फिर उनका एक कॉमन पास्ट है ना, उनके कॉमन गॉड्स हैं। और लार्जली आप ट्राइबल भी कह सकते हो। तो आप देख रहे हो ना कि आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी, ये दो चीजें चाहिए किसके लिए, एक्सट्रीमिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं बस आपको पर्सपेक्टिव्स दे रहा हूँ, है ना। ये पर्सपेक्टिव से ना आप डीपर लिख पाओगे। जब आप नक्सलिज्म की बात करोगे तो आप आइडियोलॉजी में बोलोगे तो माओइज्म की आइडियोलॉजी है। आइडेंटिटी की बात करोगे तो आप कहोगे कि ट्राइबल, जो मतलब उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है ना। तो समथिंग लाइक दिस यू विल राइट इन द एग्जाम। चलिए अब हम आ जाते हैं रीजनलिज्म में। तो रीजनलिज्म में आइडेंटिटी क्या होगी, रीजन की आइडेंटिटी होगी। तो रीजनलिज्म क्या होती है, इट इज अ, of course, it is a political, economic, and cultural expression of collective identity based on specific geographical region where people prioritize regional interest, traditions, and aspirations over national concerns. बढ़िया ना। और आप इसको ये भी लिख सकते हो रीजनलिज्म को, अगर मतलब चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। रीजनलिज्म में मैं लिखूंगा इट रेफर्स टू एक्सेसिव अटैचमेंट टू वंस ओन जियोग्राफिकल रीजन, टू वंस ओन ज्योग्राफिकल रीजन, है ना, इवन एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन, इतनी सिंपल। अब आप बोलोगे इतनी छोटी क्यों लिखेगा, क्योंकि वो रीजनलिज्म को देकर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि रीजनलिज्म से ये हो रहा है ना, तो मैं फिर वहां से कोई घुसा दूंगा एंड जोड़ के, एंड वी आर सीइंग दिस इन एक्स वाई जेड ABCD, जो क्वेश्चन में लिखा होगा। अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, लैंग्वेज के बेसिस पर भी होगा। जैसे कि जो तमिलियन थे वो कहते थे हमको द्राविड़ द्राविड़ नाडु चाहिए। मराठी आमची मुंबई की बात करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद अभी हमने देखा था कि जो कन्नडिगास का तो है ही, अभी हमने देखा बहुत सारे जो नेपालीज थे, है ना, उनका आउटस्ट हुआ बैंगलोर से। ऐसे ही एथनोसेंट्रिसिज्म भी होता है। इसमें क्या होगा, ये लोग कहेंगे कि हमारी एक लोकल आइडेंटिटी है, जैसे मराठी मानुस की आइडेंटिटी है और उसको प्राइमेसी मिलनी चाहिए कि पहला पहला अधिकार मराठी का। फिर उसके बाद ट्राइबल एस्पिरेशंस भी होती हैं, तो यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी जो होगी वो काम करेगी, जैसे झारखंड में। फिर रिसोर्स इनइक्वालिटी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि दार्जिलिंग में जो कहते हैं वो कहते हैं गोरखा लैंड बनाना पड़ेगा हमको। क्यों, क्योंकि गोरखा बंगाल के अंदर रहते हैं और वो मानते हैं कि जो सारी जो डेवलपमेंट हो रही है वो कलकत्ता वाले रीजन के आसपास जा रही है, दार्जिलिंग की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो कहते हैं कि हमको गोरखा लैंड चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट भी होती है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना की फॉर्मेशन। तो ये कह रहे थे कि तेलंगाना जो कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तब ये कहा जाता था कि सारी डेवलपमेंट कोस्टल लेड हो रही है। फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट कहाँ पे बन रहे हैं, वाइजैक में बन रहे हैं, है ना। जो जो तीन कैपिटल से लोग, मतलब जो कैपिटल भी हो रही है वो भी कहाँ पे जा रही है, कोस्ट के पास जा रही है। सारी ट्रेड कहाँ पे हो रही है, कोस्ट में हो रही है। इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, कोस्ट में लग रही है। आप आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का जो IT हब है वो भी कौन सा है, विशाखापट्टनम में। तो सब कुछ कहाँ हो रहा है, कोस्ट पे हो रहा है। तो हिंटरलैंड तेलंगाना को लग रहा था कि उनके साथ क्या हो रही है, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर 2014 में तेलंगाना की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। क्या आपको ये याद रखना है, नहीं, आपको प्रॉब्लम्स याद रखनी है, ये सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब वो आप कहोगे कैसे याद होगा, यहाँ पे याद होगा, देखना अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म इन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है साहब। इंसर्जेंसी होगी जैसे कि उल्फा इन असम, है ना। नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट कैसे, खालिस्तान की मूवमेंट हो गई या नागा इंसर्जेंसी हो गई। फिर इसके बाद इंटरस्टेट टेंशन होगी, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटका के अंदर बेलगावी के लिए डिस्प्यूट है। मैं भी बेलगावी गया हूँ, मस्त जगह है भाई, ठीक है। आसाम नागालैंड का बॉर्डर आपको पता ही है, अभी आपने देखा होगा कि आसाम में नागालैंड के ऊपर बॉर्डर टेंशन हो गई। और आसाम आसाम और मेघालय,
आसाम और मेघालय की भाई पुलिस के बीच में फायरिंग हो गई, है ना। मतलब क्यों? क्योंकि उनकी एथनिक आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी भाई पुलिस के बीच में ही फायरिंग हो गई, लिटरली, कि उनकी पुलिस से फायरिंग कर रही है एक दूसरे पर, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि इंटरस्टेट टेंशन्स भी हैं। एथनिक वायलेंस आपको दिख जाती है कैसे? जो बोडो एंड मुस्लिम्स का क्लैश हमको आसाम में दिखता है। अब ये मुस्लिम कहाँ से आए? तो कहा जाता है कि ये सारे के सारे बांग्लादेश से लिबरेशन वॉर जब हुई थी, तो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। तो ये तो बहुत सारे हो गए। अब ये इतने सारे हो गए कि भाई ये वोट एक साथ डालते हैं और बोडो के जो लीडर्स होते हैं उनको हरा देते हैं। तो इसलिए बोडोज और मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस हुए, बहुत ही ज्यादा कम्युनल अनरेस्ट हुआ। सरकार को अल्टीमेटली बोडोलैंड बनाना पड़ा, कि ये वो एरिया होगा जहाँ पे बोडोस की पॉपुलेशन है, और बोडोस के कस्टम लॉज यहाँ पर लगेंगे, और यहाँ पे बोडोस की रिजर्वेशन होगी, एंड बोडोस के पास ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी विद रिस्पेक्ट टू दी द मिनरल्स एंड द अदर रिसोर्सेज। ठीक है, बोडोलैंड बन गया। तो बोडोलैंड कहाँ पर है? ये जो आसाम और भूटान का जो एरिया है ना, जो टच होता है, ऐसे मान लो ऊपर भूटान है, तो यहाँ पे नीचे क्लस्टर्ड है भाई बोडोलैंड, ये नीचे। ठीक है, चलिए। अंडरमाइनिंग नेशनल पॉलिसीज, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म की वजह से क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और आप कह लो कि ये नेशनल आइडेंटिटी के लिए भी एक थ्रेट है, नेशनल आइडेंटिटी के लिए भी एक थ्रेट है। ऐसे करके आपको लिखना है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल गए, ट्रस्ट मी, यू राइट एनीथिंग, इफ यू डोंट राइट एग्जाम्पल्स यू आर डेड। ठीक है, यू आर डेड इन GS3। GS3, यू विन द हार्ट ऑफ इवेल्युएटर विद वन थिंग, दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है, GS3 में ना अपने ऐसे दिमाग पे ऐसे लिख कर जाना कि मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो ही मेरी सिलेक्शन होगी। GS3 में नंबर कम क्यों आते हैं? बिकॉज वी स्टार्ट राइटिंग, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट दिस इज व्हाट हैपेंस ना, मतलब तू एग्जॉस्ट हो रखा है GS2 लिख कर, है ना। GS2 में केस लॉ ये सब तू लिख देता है, लेकिन यहाँ पर GS3 में हम जाते हैं ना, जनरलिस्टिक लिखने लगते हैं, है ना। तो अपने आप को हर सवाल से पहले पूछना है कि भाई मेरे पास इसमें एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख के भी दिल जीत सकता है उसका, ठीक है। चलिए, अब हम ना रीजनलिज्म को देखेंगे। ये भाई ये हब एंड स्पोक मॉडल तुम बना दो, भाई नंबर ही नंबर, ठीक है, नंबर ही नंबर। देखो, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, रीजनलिज्म के सारे डायमेंशन है। इकोनॉमिक रीजनलिज्म कहाँ पे? विदर्भा मूवमेंट थी, है ना, बुंदेलखंड की बात होती है। डिमांड फॉर स्टेटहुड, तो ये भी रीजनलिज्म है, तेलंगाना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको स्टेट नहीं चाहिए, हमको सेपरेट कंट्री बनानी है, उसे कहते हैं ससेशन। तो उसको उसको क्या कहेंगे? ससेशन। तो खालिस्तानी मूवमेंट हो गई। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी, जैसे कि नागा इंसर्जेंसी थी, इंसर्जेंसी इन मणिपुर थी। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट होने लगते हैं, कि दो स्टेट लड़ने लगती हैं, फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो अभी हमने क्या देखा कि जब ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो रहा था, तो तमिलनाडु के कुछ लोगों को, मतलब बॉर्डर पे मार, मतलब पटक पटक के मारा था कर्नाटका वालों ने। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा था ना कि उनको अभी, कि मतलब वैसे कि पहली बात की, मतलब तुम हमारा पानी भी हमसे लड़ रहे ले रहे हो, और हमारे यहाँ पे आके ट्रेड भी करोगे। तो ऐसे करके आप देख रहे हो ना, तो इससे क्या होगा कि जब कनाडा, कोई कन्नडिगा तमिलनाडु में जाएगा तो फिर वो उनको मारेंगे, और कोई तमिलियन कर्नाटका में आएगा तो क्या होगा, वो उनको मारेंगे। एंड इवेंचुअली क्या होगा, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड इवेंचुअली क्या होगा भाई, एक फिर तमिलनाडु कहेंगे कि जब हम कर्नाटका से ट्रेड नहीं कर सकते, आंध्रा से ट्रेड नहीं कर सकते, केरला से ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम इंडिया में ही क्यों रहें, है ना। तो ऐसे करके फिर वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो पनपने लगती हैं। दैट इज वाई वी से कि भाई एक्सट्रीमिज्म को, मतलब हम, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे कि एक्सट्रीमिज्म को हमको क्या करना चाहिए, हमको चैलेंज करना चाहिए, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो ये डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, जैसे कि नागालैंड की डिमांड होती है, जम्मू कश्मीर की डिमांड होती है। कल्चरल एंड एथनिक रीजनलिज्म भी होती है, जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई, द्राविड हो गई। आप बोडो मूवमेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है, बोडो मूवमेंट के बारे में आप लिखोगे, जिसके बाद बोडोलैंड बना है ना, कम्युनल, मुस्लिम्स को मारने लग गए थे, मुस्लिम्स भी मार, मतलब दोनों ही लड़ रहे थे बेसिकली। तो इसलिए भारत देश के अंदर रीजनलिज्म की हमको कौन कौन सी डायमेंशंस दिखती हैं? हमको दिखती है, अच्छा ये नीचे नीचे भी बनाया हुआ है, बट व्हाट रीजनलिज्म, मतलब अपने रीजन की बात होगी। तो जैसे मैं पंजाब, अब मैं ना, हमेशा ऐसे ही होता है भाई, मेरे केस में तो ऐसे ही होता है कि भाई इन्विजिलेटर जो है, मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ कि वो 9th क्लास का बच्चा है, और मुझे क्या करना है, उसको समझाना है। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे काट दूंगा और लिख दूंगा कि यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट है। यहाँ पे फिर मैं ऐसे करके काट के लिख दूंगा नागा मूवमेंट है ना, ऐसे करके आई विल राइट। मैं यहाँ पे ऐसे काट के लिख दूंगा कि यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे थी गोरखा मूवमेंट।
गोरखा लैंड की डिमांड। फिर मैं यहाँ पे काट के लिख दूंगा कि भैया यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे बोडोलैंड की डिमांड थी। फिर मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा और बोल दूंगा कि यहाँ पे क्या थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थी। फिर इसके बाद मैं ऐसे यहाँ पे काट के लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पे आमची मुंबई, है ना, ऐसे करके लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे कर्नाटका ना, तो कन्नड़ा आइडेंटिटी है। फिर यहाँ पे ऐसे काट के लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा द्राविड नाडु की बात होती है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि विदर्भ, है ना, कि विदर्भ में टेंशन हो रही थी, विदर्भ की टेंशन थी। फिर इसके बाद यहाँ पे बुंदेलखंड की जो आइडेंटिटी है, बुंदेलखंड रीजन। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे भी ये लोग कह रहे थे कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए ना। भाई अरे बाप रे भाई, अभी मैप बनाया देख रहा हूँ भाई, पूरे इंडिया में यही चल रहा है ना। तो दैट इज वाई यूपीएससी इज आस्किंग, वंस यू स्टार्ट मेकिंग दीज डायग्राम्स, है ना, व्हेन यू मेक दीज डायग्राम्स, द इवेल्युएटर और इवेल्युएटर जो होता है ना, वो समझ जाता है कि भाई लड़का पढ़ा हुआ है। और तेरे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि भाई मुझे पॉइंट्स जब मैं जनरेट करूंगा, तो मैं मतलब मैं जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बोलूंगा, मैं नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बोलूंगा, मैं साउथ इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बोलूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो साउथ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीजनलिज्म के रीजंस क्या हैं? इकोनॉमिक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई साउथ इंडिया में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो साउथ इंडियन ले। तो यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है। यहाँ पे रीजन कैसे हैं? एथनिक रीजन है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में हम कह देंगे कि रिलीजियस रीजन्स है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर पंजाब में हम कहेंगे कि रिलीजियस रीजंस है, मतलब कि रिलीजियस रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस विल, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि माओइज्म है ना, तो यहाँ पे आप कहोगे कि एक सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं रीजनलिज्म के। तो आप देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू डू। भाई ये मैप बना देना, ऐसे लिख देना, वो समझ जाएगा, है ना आपको ना। वो जो इवेल्युएटर है ना, आपको उसको आपको चाहे कुछ नहीं आता, ठीक है, तेरे मान ले तेरे डिग्री में 50% आए हैं, लेकिन तुझे उस इवेल्युएटर को ये समझाना है कि भाई मैं हूँ, मतलब मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे आता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को अगर आपको इंश्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब जॉब क्रिएट होंगे, है ना, जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब इक्विटी होगी। क्या होगी? इक्विटी होगी। आप ऐसे शब्द लिखना, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। क्या होगी? इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ऐसे करके आपको लिखना है। पॉवर्टी कम होगी, है ना, ऐसे करके। सोशल कोहेजन करना है। सोशल कोहेजन को कैसे लेकर आएंगे हम? जब हम पॉलिसीज को इंक्लूसिव करेंगे, लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बाकी सारी जो सोशल, जो मतलब सोशल सिक्योरिटी जब हम प्रोवाइड करेंगे, तो अपने आप सोशल कोहेजन होगा। फिर इसके बाद रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है। वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास डिस्क्रिशन होती है, और वहाँ पे हमने देखा भी है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं। ठीक है। इसके बाद जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, कम्युनिटी से के साथ एंगेज करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, है ना। व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड सैनिटेशन, है ना। और उससे क्या होगा? इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगी, और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। सीधी सी बात होती है, ठीक है। जो आदमी, जिस जिस आदमी के पास हजारों करोड़ रुपए होता है, वो शस्त्र नहीं उठाता, है ना, वो शास्त्र उठा के लीगली सरकार को चैलेंज करता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू राइट इन आवर आंसर। अब आप चलते हैं एक्सट्रीमिज्म। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक्सट्रीमिज्म is ideologies and actions that are considered far outside the mainstream attitude of society and involves advocacy or use of extreme measures, including violence, to achieve political, religious and socio-economic objective। देख रहे हो कि एक्सट्रीमिज्म क्या है? आइडियोलॉजीज हैं, है ना, आइडियोलॉजीज हैं जो कि विच इज आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एटीट्यूड, आइडियोलॉजीज outside the mainstream attitude which advocates of use of extreme measures or even violence to achieve political, religious and socio-economic objective। मैं तो भाई हमेशा फ्लो चार्ट बनाता हूँ अपने आप को समझाने के लिए। एक्सट्रीमिज्म, तो मैं लिखूंगा दीज आर आइडियोलॉजीज, है ना, दीज आर आइडियोलॉजीज विच, व्हाट डू दे डू, विच सीक्स टू यूज मीन्स, है ना, विच सीक्स टू यूज एक्सट्रीम मीन्स, एक्सट्रीम मीन्स, एक्सट्रीम मीन्स, और ब्रैकेट में लिख दूंगा आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एटीट्यूड, है ना, टू, आई वुड से आई वुड से टू अचीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और एक्सट्रीम मीन्स के आगे लिख दूंगा इवन वायलेंस।
तो दिस इज हाउ आई मेक और दिस इज हाउ आई लर्न, आई वुड से कि मैं ऐसे सीखता हूँ किसी भी डेफिनेशन को बनाना। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि बस तेरे को याद हो गया तेरा काम हो गया। भाई तू आज मतलब ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे एक्सट्रीमिज्म इज आइडियोलॉजी ऑफ एक्शन ऐसे रटते हैं। रटने से क्या होगा, आपको आप उसे रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को याद रखता है। तो इसलिए आप अगर कभी डेफिनेशन बनाओ तो ऐसी बनाना कि एक्सट्रीमिज्म लिखी है ना, तो आप इज्म लिखा है तो एक वो आइडियोलॉजी है ना, आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी कैसी है, वो बोलती है कि हम एक्सट्रीम मेजर्स की बात करेंगे। ये एक्सट्रीम मेजर्स कैसे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम एटीट्यूड एंड मेन स्ट्रीम आइडियाज से ज्यादा एक्सट्रीम है ना। एंड इट इवन एडवोकेट्स फॉर वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल गोल्स। तो समथिंग समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट, है ना, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमिज्म क्या है। एक्सट्रीमिज्म ये तो हो गया, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी टिपिकली रिजेक्ट्स व्हाट, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, democratic process, holding rigid and uncompromising views while disregarding the opinions of others। ये आप कह लो कि भाई ये सस्टेनेबल, भाई क्या बात है भाई, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 के अगेंस्ट है एक्सट्रीमिज्म। क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स फॉर पीसफुल inclusive societies for sustainable development and provide access to justice for all, build effective, accountable and inclusive institutions at all level। तो आप कह सकते हो कि ये एसडीजी 16 के खिलाफ है, जो कि कहता है टू प्रमोट अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। बस पूरा नहीं पढ़ते, एग्जाम में इतना याद नहीं रहता। देखो, आप ना हमेशा एक चीज याद रखना कि एग्जामिनेशन में आपको फैक्ट तो याद रहते हैं, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है ना, देश की जीडीपी इतनी है, कितनी नंबर पे है, वो सब याद रहेगा। लेकिन भाई अगर तू रटने की कोशिश करेगा ना 5-6 लाइन, तो भाई यू विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट इन द एग्जामिनेशन। एंड क्योंकि वो तो उस समय स्ट्रेस में लिख रहा होगा इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो तेरे को क्या याद रहेंगे, छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, जैसे एसडीजी 16 है, तो पूरा नहीं, बस इतना ही कि प्रमोटिंग अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, काम खत्म। एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी क्या कहती है? ये आइडियोलॉजी कहती है कि आप एक्सट्रीम मेजर्स इवन वायलेंस का इस्तेमाल करो टू अचीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। ठीक है, ऐसे करके। एंड इट टिपिकली रिजेक्ट्स प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस। हो गया भैया, खत्म। एंड इट इज अगेंस्ट एसडीजी 16। एसडीजी 16 के ये खिलाफ है। हो गया भाई, इससे बेटर आई एम चैलेंजिंग यू, किसी टॉपर कॉपी में इससे बेटर डेफिनेशन ला के दिखाओ। अब आप कहोगे कि ऐसे तो हम सब टॉपर हो जाएंगे, घंटा टॉपर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज, नो बडी इज गोइंग टू सी दीज वीडियोज। ठीक है, ज्यादा लोग इस वीडियोस को नहीं देखेंगे। जब मैं प्रीलिम्स के वीडियोस लाऊंगा, फिर आप देखना इस चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, नो बडी, पीपल विल नॉट रीड द पीडीएफ जो कि मैंने टेलीग्राम पे दी हुई है। तीसरी चीज, पीपल विल रीड एंड दे विल सी द वीडियो ऑल्सो बट दे विल नॉट रिवाइज। एंड जो भाई वीडियो देख लेगा, रीड कर लेगा, रिवाइज कर लेगा, उसके बाद क्या होगा भाई, वो एग्जाम में अच्छा भी लिख कर आएगा। सीधी सी बात है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को हमको लेके चलना होता है साथ में। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे जब वीडियोस आते थे तो मैं भी अपने आप से कहता था कि सेव करके रख लेता हूँ, और जब एग्ज़ाम पास में आएगा तब देख लूंगा। बट जब एग्ज़ाम पास में आया तो समझ में आया कि भाई मेंस के बीच में इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ऐसे वीडियोस को देख सकूं। क्योंकि ये वीडियोस बस एक वो है, मतलब दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन। इसके ऊपर आप क्या करते हो, इन नोट्स को रीड करते हो। तो ये जो जब आप नोट्स ये रीड करोगे ना, भाई ये तू नोट्स बहुत तेज रीड करेगा। मान ले कि तू एक दिन में 40-40 पन्ने रीड कर देगा। ये टोटल ही 100 पन्ने की पीडीएफ है। तू एक दिन में मतलब 3 घंटे के अंदर यू विल बी, और आई वुड से कि इन 6 आवर्स यू विल बी एबल टू फिनिश दिस पीडीएफ, है ना। एंड दैट दिस इज हाउ यू शुड यूज दिस वीडियोस, कि पहले वीडियो देखो और फिर पीडीएफ देखो, काम खत्म, दी एंड भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या यहाँ पे कह रहे हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको दिखती है जो कि सीपीआई माओइस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है, नक्सलिज्म एंड माओइज्म इसको कहते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमको दिखती है, लश्कर ए तैयबा एग्जेम्पलीफाइज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी होती हैं जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन रिप्रेजेंट सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। फिर इसके बाद एथनिक एक्सट्रीमिज्म होती है, बोडो मिलिटेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एथनिक एक्सट्रीमिज्म। कास्ट बेस्ड भी होती है, एक्सट्रीमिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कास्ट बेस्ड इश्यूज। आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी अदर देन लेफ्ट विंग, चलेगा।
आगे चलते हैं। अब हम एक सिंपल से टॉपिक को देखते हैं, और इट्स ओके इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, इट इज ओके। क्यों? क्योंकि ये ना धीरे धीरे आपकी डिक्शनरी में आते जाएंगे शब्द। जब पहले होता था मैं भी सोचता भाई सेपरेटिज्म क्या होती है, एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म। मनमोहन सिंह जी ने, देखते हैं क्या कहा है। यहाँ पे कहा है, आई हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज परहैप्स द ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट वी फेस। वी हैव नॉट अचीव्ड as much success as we would have liked in containing it. It is a matter of concern that despite our efforts, the level of violence in the affected states continues to rise. ठीक है। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही है, और अमित शाह जी ने क्या कहा है, इन 2026 द नक्सलिज्म विल एंड इन इंडिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, नक्सलिज्म एक तरीके की आर्म्ड इंसर्जेंसी है, ठीक है, जो कि स्टेट के खिलाफ है। इट इज मोटिवेटेड बाय लेफ्टिस्ट और माओइस्ट आइडियोलॉजी, एंड दस इज इट इज नोन एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म। समझ में है ना? नक्सलिज्म इज एन आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट। इट इज मोटिवेटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म, है ना। इट इज मोटिवेटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म, ऐसे करके आप लिखोगे। नक्सल इंसर्जेंसी इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन 1967। अपराइजिंग हुई थी नक्सलबारी के अंदर, एंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल लीडर माओ जेदांग, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माओइज्म भी कहते हैं। द कन्फ्लिक्ट इज कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इस जिसको कि हम रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसके अंदर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश आ जाता है। रेड कॉरिडोर का मैप है क्या? मे बी मैंने कहीं तो देखा था, हाँ ये रेड कॉरिडोर का मैप है। तो हमने देखा कि जो नक्सलिज्म थी, है ना, ये आजकल कहाँ पे कंसंट्रेट है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे करके बस इस एरिया के अंदर ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कि कुछ इनके पॉकेट्स रह गए, बाकी सब हमारी सरकार ने तोड़ दिया है। तो अब मतलब अगर आप लार्जली देखोगे ना, तो इन रीजन्स में यहाँ पे नक्सलिज्म ज्यादा होगी। क्यों? देखो भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान लो नक्सलिज्म का गढ़ है। वो उड़ीसा में हमला किए, छत्तीसगढ़ में भाग गए। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमला किए, एमपी में भाग गए। एमपी में हमला किया, आंध्रा में भाग गए। मिलिट्री यहाँ पे है नहीं, तो पुलिस काम करेगी। और भाई सिंपल सी बात है, हम सबको पता है ना कि पुलिस के कोऑर्डिनेशन कितने वीक होते हैं। तो इट इज लाइक कि ना, वो बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते थे, किस लिए बॉर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो पुलिस से बच सकें। तो ऐसे मतलब मान लो छत्तीसगढ़ में बम मारा, आंध्रा में घुस गए। ठीक है, आंध्रा में बम मारा, मध्य प्रदेश में घुस गए। मध्य प्रदेश में बम मार के छत्तीसगढ़ क्रॉस करके उड़ीसा चले गए। तो ये सब ये कर रहे थे, अभी भी करते हैं, ऐसा ही करते हैं। बट अब हमने क्या किया है, हम लोगों ने मतलब कंबाइंड टास्क फोर्स बना दी है, जहाँ पे हर स्टेट के जो पुलिस वाले होंगे वो होंगे। क्योंकि एक हमारा टारगेट एक ही है, दैट इज जो नक्सलवादी है। चलिए, आगे चलते हैं। नॉलेज नॉलेज नगेट्स देखते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट? हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये बस आप ध्यान ध्यान में रखना। आप ये लिखोगे कि बिटवीन 2010 टू 2024 देर इज 85% डिक्लाइन इन वायलेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन जस्ट अ डेकेड, इन जस्ट अ डेकेड देर हैज बीन कितना, 85% डिक्लाइन इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड सिविलियन एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड कैजुअलिटीज, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना? कि अब भारत के अंदर ऐसे वो यूपीएससी आपसे ना कैसे पूछेगी, मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी आपको कहेगी कि मुझे ये बताओ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो तुम क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इन द लास्ट डेकेड, है ना, इन द लास्ट डेकेड कितना, कैजुअलिटी में 85% का डिक्लाइन है, 85% का डिक्लाइन है, ठीक है। चलिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? सरकार को ओवरथ्रो करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हमको पैरेलल गवर्नमेंट बनानी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखते, आप लिखोगे कि जो करंट स्टेट है उसको ओवरथ्रो करके क्या करना है। और इन लोगों ने क्या बना लिया, इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है। इन लोगों ने क्या बना लिए, पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है, ठीक है। what they want to do, they want to overthrow the government, है ना। they want to overthrow the government people's war with people's war and people's republic create a people's republic create a people's republic and till that time what they have done is कि इन लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है ना। और ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या करती है, जस्टिस डिलीवरी भी करती है।
समझ रहे हो कि वहां पर ऐसा है, वहां पे जनता दरबार लगता है। जो माओइस्ट के लीडर्स होते हैं ना, वो जनता दरबार लगाते हैं। और मान लो किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया या कुछ कर दिया, तो उसको ऑन स्पॉट ही सजा भी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ऐसा होता है ना कि भारत की जो सरकार है वो जस्टिस कर नहीं पा रही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में। और यहाँ पे जो जो ये जो मिलिटेंट हैं ये आते हैं, है ना, ये आते हैं और ये कहते हैं अच्छा इसने छेड़ा, इसको सीधा गोली मार देते सर में। तो फिर ये लोग भी कहेंगे जय जय, इन्हीं की जय जय करेंगे ना, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करी और जस्टिस होते हुए दिखी। इसलिए कहते हैं जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन इन सोसाइटी, इट शुड बी सीम टू बी डन। जब निर्भया के केस के अंदर हमको दिखा कि भाई उनको फांसी हुई, तो हम सब ने सेलिब्रेट किया ना। इन द सेम वे अभी एक बहुत ही मतलब जो हाथरस इंसिडेंट हुआ, तो उसमें जो कन्विक्ट है ना, जब वो बाहर आए, तो क्या हुआ कि हर कोई जो था वो कह रहा था भाई ये तो गलत है ना, दिस इज मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, की कैसे लॉज के लूप होल का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करी। सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल को कैंसिल करा और कहा कि ही शुड स्टे इन जेल, है ना। एंड नाउ ही दूसरे केसेस में भी जेल में था, तो अभी भी जेल में। बट आप देख रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं करती तो क्या होता, हम अपने ही जस्टिस सिस्टम से एलियनेट हो जाते कि भाई सीधी सी बात है, दबा के पैसा कमाओ, क्योंकि जिसका जिसका भारत में ऐसा होगा कि जिसके पास पैसा होगा उसी को कोई नहीं छेड़ सकता, जिसके पास पैसा नहीं है और वो अगर अपराइट है तो भी वो गया, है ना। तो ऐसे करके लोगों को लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारे संविधान की और हमारे जो जस्टिस सिस्टम थी उसकी इमेज को प्रोटेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रल थीम क्या है माओइस्ट आइडियोलॉजी की, तो ये कहते हैं कि वॉयलेंट मीन्स का इस्तेमाल होगा, मतलब बम गोला बारूद चला देंगे। और गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल होगा। भाई सीधा थोड़ी ना, तुम ऐसी स्टेट को थोड़ी ना हरा सकते हो भाई जो बम रखती है, न्यूक्लियर वेपन रखती है ना। तो मतलब वैसे ही, तो दैट इज व्हाई दे व्हाट दे वांट टू डू, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीजीएलए इसको कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, है ना। तो पीपल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी, तो ये सारी चीजें आपको याद होती हैं। और ना ये ऐसे ना अजीब, आई वुड नॉट से अजीब, बट ऐसे शब्द इस्तेमाल करके भाई तेरे को जीतना है ना। आई फील वेरी सैड, दिस इज द स्टोरी स्टेट। जीएस 3 के अंदर आपको सरकार, आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। और मैं क्यों कहता हूँ कि ऐसी पीडीएफ्स पढ़ाओ, क्योंकि भाई ऐसी पीडीएफ्स में ना आपको ऐसे शब्द मिल जाते हैं, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ऐसी वाली पीडीएफ जब तू जैसे मतलब मान ले, मैं तेरे को ना एक वो बताता हूँ। मान ले तू GS1 लिख कर आया, GS2 लिख कर आया, ठीक है। अब तेरे पास बहुत ही मतलब 6-7 घंटे ही होते हैं, वो 6-7 घंटे में तुझे खाना भी खाना है, घर भी पहुंचना है और सोना भी है ना। तो भाई तू क्या करेगा? भाई यू कांट डू एनीथिंग, तू बस एक ही चीज कर सकता है कि तू अपनी कोई फैक्ट शीट पढ़ ले, और ये वाली जो पीडीएफ है इसको तूने रिवाइज कर ले अच्छे से। तो जब एग्जामिनेशन में आएगा ना, एग्जाम में जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सवाल आएगा, तो तू वहां पे एक प्यारी सी डेफिनेशन यहाँ से लिख देगा, है ना। प्यारी सी नक्सलिज्म की डेफिनेशन लिख देगा। तो वहां पे ऐसे कीवर्ड ड्रॉप कर पाएगा कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है ना। वो लोग वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मतलब वो कोचिंग वाले भाई, मेरे को तो मन करता है उनको पटक के मारूं, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी के 300 पन्ने के नोट्स दे रहा है। भाई तेरे को पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है तो तू पढ़ा, बट 300 पन्ने के नोट्स तू भाई एस्पिरेंट पढ़ कैसे लेगा, है ना। तो दिस इज वेयर आई से कि जो बेवकूफ लोग होते हैं ना उनका कभी यूपीएससी नहीं होता। पढ़ो उतना ही, है ना, जैसे कि मतलब उतना ही खाएगा ना, उतना ही निवाला तोड़ेगा जितना जितना मुंह में आएगा। लेकिन आपने देखा होगा जब आप कभी कभी एंशियस होते हो, तो आप बड़े बड़े मतलब 2 ही बाइट्स में पूरी रोटी खा गए, पागलों की तरह खाना खा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब तू एंशियस होगा तो तू कोचिंग अकेडमीज का एक बहुत ही अच्छा, आई वुड से कि यू विल बिकम अ कोचिंग अकेडमी की डॉल, है ना। कि ये बेचो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, यही करता रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने आप को यही कहना है कि भाई अगर कोचिंग एकेडमी से सिलेक्शन होती तो सबकी हो जाती। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटेंट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और कंसोलिडेट करके क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या चल रही है, हमारी कंटेंट कंसोलिडेशन की एक अटेम्प्ट है कि ये वाली पीडीएफ एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक और बार रीड कर लेंगे, प्रीलिम्स मेंस में इसी को काट के इसके नोट्स बना लेंगे, उनको रीड करेंगे अपना GS2 लिख के आने के बाद, एंड देन मजे ही मजे। चलिए,
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये मतलब एक इन्होंने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव सा दे दिया है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हो ना। तो मैं कैसे देखो, अब इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो आई वुड नॉट ट्राई टू रिमेम्बर एवरीथिंग। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 1962 वॉर होती है, इंडो चाइना वॉर होती है 1962 में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है 1962 में, भाई क्या हुआ था कि जब चाइना ने हमला किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो कह रही थी कि माओ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को हटा देंगे और इंडिया के अंदर कम्युनिज्म की एंट्री होगी। तो क्या हुआ कि फिर ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब ये चाहते थे कि इंटरनल रेबेलियन हो। आप समझ रहे हो, मैंने कहा ना भाई, देश के अंदर ही गद्दार काफी बैठे हैं, हमको दिखते नहीं है बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई जब 1962 की वॉर हुई थी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि तो इसके दो भाग हो गए। एक तो थी नेशनलिस्ट, वो कहती थी नहीं हमारा देश इंडिया है भाई। और एक थी जो कि माओ 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 को ऐसे कहती थी, लेटर लिख के बोलती थी कि आप हमला करो, और जैसे ही आप हमला करोगे सरकार बॉर्डर पे एंगेज हो जाएगी, हम इंडिया के अंदर इंटर आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, इंडियन रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे इंडिया के अंदर कम्युनिज्म आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारे लोगों, फिर उसके बाद 1962 की वॉर हुई, तो सरकार फिर इनको पटक पटक के मारा इनको। ठीक है। और फिर ये सारे भाग गए कहाँ पे, ये सारे भाग गए चाइना में। ठीक है। तो फिर ये सारे चाइना में भाग गए। तो आप देख रहे हो ना कि जो माओइस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी जो बर्थ थी वो कहाँ पे होती है, 1962 की वॉर के टाइम पर, जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के अंदर भी इंटरनल रेवोल्यूशन कर देंगे। तो 1964 इट वाज द बर्थ ऑफ सीपीआई माओइस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट। ठीक है, मतलब बेसिकली दो हो गए, एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो गए और दूसरी कौन सी होगी, माओइस्ट हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, 1967 में पेसेंट अपराइजिंग होती है नक्सलबारी में। सरकार इसे आराम से इनको इसको सॉर्ट कर सकती थी, सरकार ने उसको चलने दिया चलने दिया चलने दिया। फिर एक आदमी आता है चारू मजुमदार। चारू मजुमदार क्या करता है, इसी इसी नक्सलबारी मूवमेंट को और ज्यादा स्प्रेड करता है, मैसिव लेवल पे ले जाता है। ठीक है। और वो कहता है कि हम सरकार को गिरा देंगे, कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, पीपल्स लिबरेशन, वी विल मेक अ पीपल्स आई वुड से पीपल्स गवर्नमेंट या पीपल्स स्टेट बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चारू मजूमदार की आइडियोलॉजी स्प्रेड होने लगती है, जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, जो कि बिहार के अंदर बनता है। तो हम कहेंगे कि जो आइडियोलॉजी थी वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्प्रेड हो रही है, जो अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ बंगाल थी। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, हमने देखा कि रेड कॉरिडोर बनने लगते हैं 2004 के आसपास, और ये लोग स्प्रेड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मिलती है एक्सटर्नल स्टेट से सपोर्ट मिलती है। ठीक है। रेड कॉरिडोर, ये सारी चीजें आप मतलब ऑफ कोर्स पढ़ते ही रहते हो, तो मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। रेड कॉरिडोर बेसिकली क्या है, रेड कॉरिडोर देखो, मान लो मैं ना आपको, आई वांट टू टेल यू कि भाई हाउ डू यू राइट इन द एग्जामिनेशन, है ना। भाई राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट, है ना। तो इसलिए आप देखोगे इस वाले ये वाले पेपर में, मतलब ये वाला जब से हमने स्टार्ट करा है, मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये बताओ तुम कैसे लिखोगे। रेड कॉरिडोर क्या है भाई, ये एरिया है ना, इट इज अ एरिया। कैसा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है। तो आप लिख सकते हो कि ये जोग्राफिकल एरिया है, रेड कॉरिडोर इज अ जोग्राफिकल एरिया विच इज what it is affected by the which is affected by left wing extremism, है ना। एंड इट इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ऐसे करके देखा, ऐसे करके आपको डेफिनेशन बनाना आना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मेरी तरह गलती करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, दे विल कीप कीप रीडिंग कीप रीडिंग कीप रीडिंग कीप रीडिंग कीप रीडिंग, लेकिन रीड करने से भाई साहब सिलेक्शन नहीं होती। आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। जो इवैल्यूएटर है ना, उसको बहुत प्यारे लगते हैं वो एस्पिरेंट जो कि ऑन स्पॉट डेफिनेशंस बना सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन वही बना सकता है जिसने डेप्थ में रीड करी है। आपकी डेप्थ आपकी डेफिनेशन से दिखती है। इसलिए सरकार ये डेफिनेशन बनाना समझ लो, ठीक है, डेफिनेशन बनाना जान लो। बहुत सिंपल से, रेड कॉरिडोर क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्या ज्योग्राफिकल एरिया क्यों, मतलब या फिर क्यों, इसके बारे में क्या है, इसके अंदर खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से कि इट इज अफेक्टेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। और फिर आप लिखोगे विच इट कंटेन्स द एरिया ऑफ द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके आप लिखोगे और आपने मैप बना दिया एज हाईलाइटेड इन द मैप, और एज हाईलाइटेड इन फिगर 1.1, खत्म।
है ना? भाई वो इतना खुश हो जाते हैं ना इवैल्यूएटर जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स देखते हैं कि भाई इस एस्पिरेंट को डेफिनेशन बनानी आती है। एंड ट्रस्ट मी, जब मतलब ये सिंपल सी ट्रिक है, जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, उसके पॉइंट्स भी अच्छे हो जाएंगे, उसके पॉइंट्स भी अच्छे आएंगे जब उसकी डेफिनेशन उसको बनानी आएगी। तो प्लीज टेक एफर्ट एंड मेक डेफिनेशंस। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेड कॉरिडोर क्या होता है? इट इज अ रीजन इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंस सिवियर नक्सलाइट और माओइस्ट इंसर्जेंसी। अब आप बताओ ये अच्छी है या हमारी डेफिनेशन है? हमारी डेफिनेशन अच्छी है भाई, है ना? चलिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे? जल जंगल जमीन। ठीक है, जल जंगल जमीन ये मेन कोर है। ठीक है, कि यहाँ पे ये कहा गया कि जल, जंगल और जमीन ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये तो ट्राइबल्स के होने चाहिए, लेकिन इनका इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? वेस्ट में डेवलप करने के लिए। रेस्ट ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है और ट्राइबल है उसको क्या मिल रही है? डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिजीज। क्यों? क्योंकि भाई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ना, तो जो जो मतलब जैसे मान लीजिए आप माइनिंग करोगे तो आर्सेनिक निकलेगी, तो वो नदी में बहेगी ना, तो उससे ट्राइबल्स की जो हैं वो बीमार पड़ रहे थे, फिर वो वहां से डिस्प्लेस होते हैं, है ना? तो और उनकी इन्वायरमेंट तो खराब, डिग्रेड हो रही है, जबकि उनके लिए इन्वायरमेंट जो होती है उसकी पूजा भी ट्राइबल्स करते हैं। तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो आप, मैं ये सब कैसे निकाल पा रहा हूँ, है ना? ये कहीं लिखा नहीं है, हाउ आई एम एबल टू राइट इट, बिकॉज मेरा दिमाग अभी चल रहा है ना, क्योंकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू राइट योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। थोड़ा सा एक्टिव इन्वॉल्व होके, एक्टिवली इन्वॉल्व होके, और मेरे साथ पढ़ने के बाद भाई ये पीडीएफ को जाके देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रोकन प्रोमिसेस थी, लैंड रिफॉर्म फेल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं अनइक्वल एक्सेस थी, पावरफुल ग्रुप्स थे जैसे कि बाहुबली हो गए, सरदार हो गए, है ना? वही लैंड को कंट्रोल करते थे और ट्राइबल्स को उन्होंने फोर्स लेबरर की तरह रखा हुआ था। ट्राइबल डिस्पोजेशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ प्रोटेक्टिंग ट्राइबल लैंड राइट्स, इनएडिक्वेट कंपनसेशन फॉर लैंड एक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्रिएटेड अ रिसेंटमेंट। एंड इसकी वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन ओडिशास नियामगिरी हिल्स, और उसकी वजह से क्या हुआ? जो ट्राइबल, उसने भी ट्राइबल आई वुड से अपराइजिंग, या फिर आप कह लो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आगे और ज्यादा बूस्ट दिया। सरकार का भी इशू था, तो यहाँ पे आपने देखा ना, इशू किसका था? लैंड का इशू था। पहला क्या था? लैंड का इशू। तो लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं। और जो तुमने इनसे जमीन ली, जो ट्राइबल से जमीन ली डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए, उसका आप लोगों ने क्या नहीं दिया? कंपनसेशन एडिक्वेटली नहीं दिया। तो आपको समझना, लैंड रिफॉर्म वाज वन प्रॉब्लम एंड कंपनसेशन वाज इनएडिक्वेट। गवर्नेंस का क्या था? सीधी सी बात है ना? ब्रूटैलिटी, पुलिस ब्रूटैलिटी थी पहली चीज। दूसरी चीज करप्शन बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ साथ एपेथी एंड इनएक्शन। मान लीजिए कि वो आपको कह रहे हैं आके कि मतलब वो आपको कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कत है, और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना? मतलब जैसे मैंने भी ये सब देखा है भाई, जैसे मैं भी कभी किसी सरकारी ऑफिस में गया हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मतलब इन लोगों के अंदर दिल नहीं है क्या? कि मतलब इन लोगों के अंदर वो स्पिरिट ऑफ सर्विस ही मर चुका है। मतलब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं गया था एक गवर्नमेंट ऑफिस में, ऐसे करके ब्यूरोस या बेंच, ऐसे करके बेंच रखे हुए थे। मैं यहाँ गया, मैंने बोला मुझे मेरा एक्स वाई जेड चाहिए। वो बोलता इधर जाओ। मैं इधर गया, मैंने कहा कि एक्स वाई जेड चाहिए, इधर जाओ। फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, मैंने बोला कि मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, उसने मुझे यहाँ भेजा, मैं यहाँ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जब मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जाते आते यहाँ पे एक लेडी, एक फीमेल बैठी हुई थी। उन फीमेल ने मेरे को देखा और मुझे बोला व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा कि मैम मुझे एक्स वाई जेड चाहिए। बोलती है ओके ओके सिट हियर आई विल गेट इट। है ना? मतलब ये काम है कि मतलब हर कोई ऐसे है कि जिसके ये, कि मतलब इन सबका काम वही एक्स वाई जेड देने का। बट इट इज लाइक कि मतलब पहले नचा देंगे और फिर देखेंगे कि आदमी टूट चुका है, आदमी ने होप लूज कर दी है, फिर दया भावना से देंगे, है ना? तो दिस इज नॉट कंपैशन, है ना? ये दया है। मतलब दिस इज नॉट द कंपैशन जो कि सेकंड एआरसी कहती है। तो ये होता है। देन आई वाज लाइक भाई मेरे को भी सर्विस में जाना है, कि और मैं एटलीस्ट ये नहीं करूंगा, है ना? कि मे बी आई विल नॉट बी अ गुड सिविल सर्वेंट, बट एटलीस्ट भाई आई विल बी एबल टू प्रोवाइड बेसिक सर्विस टू पीपल, है ना? कि ये तो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? कि मान लो कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन इतने इनकॉम्पिटेंट नहीं होंगे जितने भाई ये लोग हैं, है ना? तो ये सारी चीजें, करप्शन होती है, एपैथी एंड इनएक्शन है, और ब्रूटैलिटी भी हम सब ने देखा है ना, जब हम ट्रैफिक अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं। सेम थिंग भाई वहां पे भी यही था कि मतलब मेरे को दिख रहा था कि भाई वो पास ही नहीं कर रहा मेरे को, जबकि मैं तो भाई गाड़ी चला ही लेता हूँ। फिर आई वाज लाइक तू मेरे को 12 बार बुलाएगा, मैं 12 बार आऊंगा, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक द डीएल, बट आई फाइनली फाइनली गॉट इट। चलिए, है ना? फिर पासपोर्ट बनाना था तब भी यही नाटक था।
फिर बट उसके बाद मतलब वहां पे तो आई फर्स्ट टाइम आई सॉ कि मतलब एक ऑनेस्ट ऑफिसर कैसा होता है। एंड देन आई वाज लाइक मेरे को भी ऐसा ही बनना है ना। एक आया मतलब ही वाज एन इंस्पेक्टर, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ही वाज लाइक व्हाई आर यू हियर? आई वाज लाइक सर पासपोर्ट बनाना है। ही वाज लाइक ठीक है, यू हैव द डॉक्यूमेंट्स, ओके वेट लेट मी जस्ट गेट द डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए जो पासपोर्ट सेवा केंद्र से आए, तो उन्होंने देखा, ओके वेयर डू यू स्टे, व्हाट डू योर फादर डू? माय फादर इज इन द आर्मी। ओके फैंटास्टिक, यू कैन गो। है ना, हो गया काम। है ना, दैट इज वेयर आई फेल्ट प्राउड इन माई पुलिस कि भाई अपनी पुलिस जो है वो अपने लिए काम करती है। चलिए, डेवलपमेंट का डेफिसिट भी है यहाँ पे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, हेल्थ केयर की नहीं है, एजुकेशन नहीं है। क्रिएट्स अ पावर वैक्यूम फॉर नक्सलाइट्स टू एक्सप्लॉइट। देखो, अब आप एक रीजन को देखो। यहाँ पे हेल्थ है, एब्सेंट। एजुकेशन है बच्चों के लिए, एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ यूथ है वो 18 से 19 साल के हैं। अनएडुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड हैं, वो क्या करते हैं, किसी बड़े लैंडलॉर्ड की जमीनों पे काम करते हैं। हेल्थ उनके पास है नहीं, एजुकेशन उनके पास है नहीं। वो सरकार के पास जाते हैं कि हमारा आधार कार्ड बना दो, हमको फ्री में राशन मिल जाएगा। ये जो सरकारी मुलाजिम है ये आधार कार्ड नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि आधार कार्ड बनेगा तो इनको राशन की पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, है ना, पूरे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो राशन आ रहा है वो उसको डाइवर्ट करके अपने घर में मस्त से खाना पीना खा रहे हैं। इसी के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, ट्राइबल्स को अपने घर पे रखा हुआ है, अपने घर पे काम कराने के लिए ये सब रखा हुआ है। तो देख रहे हो, गवर्नमेंट से एपैथी है, एजुकेशन है नहीं, हेल्थ गरी हुई है। ये 18 से 19 साल के बच्चे कहते हैं कि भाई अब अगर हमको कोई कह रहा है कि हम आपको रेगुलर सैलरी देंगे, क्या देंगे, रेगुलर सैलरी देंगे, आपको प्राइड देंगे, है ना, आपको एक प्राइड मिलेगी कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, आप अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो। तो भाई व्हाई वुड दे नॉट जॉइन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज? इसीलिए कहते हैं कि एक ही तरीका है, मतलब सिंपल सा तरीका है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को मारने का, विच इज आइडियोलॉजी, की आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, यही है हमारी आज की सरकार की आइडियोलॉजी, कि हम आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस से चैलेंज करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। ठीक है, और ये इतना खराब हालत है ना ये वाले रीजन में। यूपीएससी ने खुद अपने जीएस 4 के अंदर ये कहा है कि जो लोकल्स हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं, और वो लोकल्स जो हैं वो ये जो मिलिटेंट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यूपीएससी की केस स्टडी है, सोचो। है ना, यूपीएससी तो प्रो गवर्नमेंट ही रहेगी, सरकार की बॉडी है। तो आप सोचो कितनी ज्यादा एपैथी होगी, है ना। तो ये शब्द इस्तेमाल करना आप, एपैथी एंड इनएक्शन। ठीक है, चलिए। और आज मतलब ऐसा होता था सिविल सर्विसेज के अंदर, ये कहते थे कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग है। अगर किसी को भी मतलब आईएएस ऑफिसर ज्यादा नाटक करता था तो उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में भेज देते थे। और वो कहता था, इसको कहते थे पनिशमेंट पोस्टिंग। ठीक है, कि मतलब एक होता है प्लम पोस्टिंग। प्लम पोस्टिंग मतलब मजेदार वाली नौकरी, जैन साहब जैन साहब साहब हो रहा है सुबह सुबह से ही, है ना, रात के शाम तक। फिर एक होता है शंटिंग। तो शंटिंग में क्या होता है कि तेरे को ऐसे नॉन इम्पोर्टेंट ब्यूरोज दे देंगे ताकि तू ज्यादा मतलब इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट के काम में। एक होता है पनिशमेंट। तो ये क्या है, पनिशमेंट पोस्टिंग है। आपने वो मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी की, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को रेलवेज में लाने के लिए एक आदमी को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि कि अगर तू खड़गपुर पे रहना प्रेफर करेगा या फिर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन का नाम लेता है उसका बॉस, कि ये रेलवे स्टेशन पे तेरे को टीटी बना दूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं सर मैं महेंद्र सिंह धोनी को ले आऊंगा। तो व्हाट इज दिस? यही है ना, डर है, डर, यही डर बनाते हैं। है ना, तो अब वही जो आदमी अपनी वो पोस्टिंग कोई पनिशमेंट समझेगा, है ना, वो क्या ही चेंज करेगा वहां पे। चलिए, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, पॉवर्टी ट्रैप भी है, वाइडनिंग इनकम गैप भी है, और मार्जिनलाइजेशन ऑफ फार्मर्स भी है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली देखो, ये ना शब्द मार्जिनलाइजेशन हमको समझना है। मान लीजिए कि ये हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे सबसे कम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, एक इंसान जो होगा ना वो फ्रिंजिस पे ही रह जाएगा, मतलब वो उतना ही पैसा कमा पा रहा है जिससे कि वो जिंदा रहे। है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक। समाज के अंदर जाति के बेसिस पर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दिस इज कास्ट की मार्जिनलाइजेशन। तो दिस इज हाउ यू राइट इन द एग्जामिनेशन एंड यू ट्राई टू विन द इवेल्युएटर्स हार्ट। भाई बहुत नंबर मिलते हैं, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि भाई या तो वो इवेल्युएटर आपको 10 में से 7 या 6 देगा, या तो वो 3 देगा, है ना, बहुत गैप आ जाता है, पढ़ के जाना, इस पे नाचने लगोगे। ठीक है, और इनकम गैप का है, और मार्जिनलाइजेशन है, और पॉवर्टी का ट्रैप है। ठीक है, अगर आप कोई मुझे बोले ना सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना, हाउ आई वुड राइट इट इज, कि पहला है पॉवर्टी, दूसरा है एलियनेशन, कि यहाँ पे एलियनेशन बहुत ज्यादा है,
तीसरा मैं क्या लिखूंगा? तीसरा मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या है, आज भी ट्रेडिशनल आई वुड से कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जांपल सरदार यहाँ पे आपको दिखेंगे, सरदार दिखेंगे, बाहुबली दिखेंगे, धीकूस दिखेंगे, लैंडलॉर्ड्स दिखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन बहुत हाई है, कहते हैं ना ट्राइबल्स के अंदर डिस्प्रपोर्शनेटली हाई परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूम टोबैको, है ना। और यहाँ पर क्या है, डिस्पेयर है। क्या है, डिस्पेयर है। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्पेयर है, मतलब कि उनको कोई एक होपलेसनेस है। वो एलियनेटेड है अपने आप से भी, सरकार से भी, वो गरीबी उनको खा रही है। यहाँ पे ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर आप कह लो कि ट्राइबल ट्रेडिशनल अट्रॉसिटीज हैं। सरदार आपको दिखेंगे भी, आपको यहाँ पे बाहुबलीज दिखेंगे, धीकूस मिलेंगे, जो कि इनसे क्या कराते हैं, फोर्स्ड लेबर करवाते हैं, है ना। फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों की होती है, लड़कियों की, है ना। और यहाँ पे क्या है, टबैको है, इंटॉक्सिकेशन है ना। तो अब ऐसे इंसान जो कि गरीब है, एलियनेटेड है, जिसके साथ फोर्स लेबर करा रहा है, उसको कोई कहे कि तुझे सैलरी दूंगा, तू बस गोली चला, भाई वो तो कहेगा कि जी के भी क्या फायदा, मर के ही हीरो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर वो माओइस्ट लोग क्या करेंगे, बुत लगा देंगे इसके गांव में। जैसे अभी आपने देखा होगा संदीप उन्नीकृष्णन जी का, या फिर वल्लभ भाई पटेल जी का, गांधी जी का हम बुत क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने देश में तरक्की की है। ऐसे ही क्या करेंगे, जब वो आदमी मर जाएगा माओइस्ट, उसके गांव में जाके बूथ लगा देंगे, ऐसा कि मतलब ये देखो, ये हमारा, ये आपका सुपरस्टार है। और इतना डर था माओइस्ट का एक टाइम पे भी कि सरकार ये बूथ तोड़ नहीं पाती थी। आजकल तो तोड़ देती है, लेकिन कुछ रीजन्स में अभी भी ये बूथ हैं। ठीक है, चलिए, हमको सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। बिल्कुल, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, इन्होंने लैंड वाटर रिसोर्सेज को तोड़ा हुआ है, मतलब लैंड वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर दिया है, और इससे ट्राइबल लाइवलीहुड को इम्पैक्ट हुआ है। अब सीधी सी बात है ना, किसी के पेट पे मारोगे तो फिर वो भाई तुमको आगे से मारेगा ही। सोशल एंड ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी हैं, वायलेंस एंड अब्यूज की बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सोशल डिस्कनेक्ट भी है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी फ्यूल्स फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि मतलब जैसे ट्राइबल है, तो ये दो लोग थे, एक था वरियर एल्विन और एक आदमी था जीएस घुरे। घुरे ने नेहरू जी जो थे, इन दोनों की फिलोसफीज को या आइडियाज को समझते थे। एल्विन कहता था कि ट्राइबल्स को अकेला छोड़ दो, उनसे बात मत करो, आइसोलेशन रखो। घुरे कहता था नहीं, इंटीग्रेशन करो, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, उनके भगवान भी हमारे जैसे हैं, जैसे तुलसी की पूजा हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने कहा कि मैं ट्राइबल पंचशील लेकर आऊंगा, कि ट्राइबल्स जो हो, अगर वो कि मतलब उनकी तरफ से पहल हो, जो ट्राइबल कम्युनिटी इंटीग्रेट करना चाहती है कर ले, बाकियों को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से जो पॉजिटिव, जो उनको हम दे सकते हैं प्रिविलेजेस, वो हम देते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे लिखा है इश्यूज इन हैंडलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, भाई हम वही सेम चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड एसओपीज, कैसे इन जनवरी 2025 नक्सलाइट किल्ड 8 डीआरजी पर्सनल्स एंड ड्राइवर्स इन एंड अ ड्राइवर इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, इनसफिशिएंट इंटेलिजेंस बैकअप। ऐसे नहीं लिखते आप एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप ये नहीं लिखते कि नेग्लिजेंस है एसओपी की। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि कुछ स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स भी हैं। क्या डेफिसिट्स हैं? फॉर एग्जांपल, आप कह दोगे कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट में आप सबसे पहले लिखोगे कि यहाँ पर मैन पावर का शॉर्टेज है। ठीक है, वो तो हमेशा रहेगा ना, मैन पावर की शॉर्टेज। तू जाएगा भाई, तूने इतनी मेहनत से आईपीएस निकाला, तू जाके मरेगा वहां पे? नहीं ना, तो मैन पावर की शॉर्टेज है। आप कहोगे कि ये जो डेप्यूटेशंस आती हैं, इनको एक पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह देखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स यहाँ पर होते हैं। नक्सल लीडर्स ऑपरेटिंग इन बिहार एंड झारखंड आर लॉन्ड्रिंग एक्सटॉर्टेड मनी थ्रू एक्वायरिंग मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन इनएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डीप प्लांटेड माइंस होती है ना, इनको डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है। फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे एंटी माइंस, है ना, एंटी माइन व्हीकल जो है उनकी शॉर्टेज है। और इसमें हमने देखा भी था कि बस्तर के अंदर इन लोगों ने रोड के अंदर ही मतलब माइंस लगा दी थी, तो एंटी माइंस व्हीकल चाहिए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स लोकेशन है, हिली टेरेन है, इसलिए यहाँ पे बड़ी आर्मी काम नहीं कर सकती, यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर चलती है। फिर यहाँ पे लिखा है डिलेज इन एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 157 सैंक्शनड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स एमपीवी, ओनली 13 हैव बीन सप्लाइड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टू सीएपीएफ सो फार।
अब देखो भाई, मुझे पता था एंटी माइन सिस्टम होते हैं, एंटी माइंस व्हीकल होते हैं, बट उसका नाम देखो क्या है, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। तो ये वाली पीडीएफ्स करने का ये फायदा होता है। आप ना ये पीडीएफ्स ऐसे याद करने के लिए नहीं करते भाई, तू अभी एक बार पढ़ लिया, फिर तू नोट से एक बार पढ़ लिया, या ये वीडियो को तूने 3 बार देख लिया, जब एग्जाम तेरा पास में आएगा तो इसको एक बार देखेगा, टक करके याद आएगा, ओ माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। तो जब भी मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स नहीं दे रहे, और वो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाती कौन है भारत के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है ना। तो दिस इज हाउ यू वुड राइट इन द एग्जामिनेशन की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, उसने माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स नहीं दिए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। सरकार की फैक्ट्री होती है जो कि मतलब जैसे कंबल कंबल हो गया, जूते हो गए, सब कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। ठीक है। तो आप कहोगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि टाटा हो गई। ठीक है। टाटा हो गई, फिर उसके बाद जिंदल स्टील्स की भी है, महिंद्रा की है ना, महिंद्रा की डिफेंस आती है। तो हम कहेंगे कि इन कंट्रीज, इन इन कंपनीज के साथ हमको कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम क्या बना सकें, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बना सकें। इसके बाद ये कहते हैं कि अनफेमिलियर टेरेन्स होती हैं, क्यों? क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं डेप्यूटेशन के लिए 1 to 2 years के लिए आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए डेडिकेटेड फोर्स, है ना, डेडिकेटेड फोर्स चाहिए। और इसका आप एग्जांपल ले लोगे कि जैसे इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्स होती है, तो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो साल दर साल एक ही एरिया में रहती हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उनको टेरेन अवेयरनेस आ जाती है। जैसे कि एक स्पेशल फोर्स होगी जो कि मणिपुर में ही काम करेगी, एक स्पेशल फोर्स होगी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही काम करेगी, है ना। वो मूव करेंगे बट रीजन में, इसी रीजन में मूव करेंगे। तो इसलिए आप कहोगे कि हमको क्या करना बनाना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड कार्डर या डेडिकेटेड फोर्स बनानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं। पहला दिक्कत क्या है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में गैप होता है। ठीक है। और इंट्रा मतलब सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में भी गैप है और इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन में भी गैप है। मैंने कहा ना, वो भाग जाते हैं एक जगह, एक स्टेट में बम मार के दूसरे स्टेट में भाग जाएंगे। अगर आपने पान सिंह तोमर मूवी नहीं देखी तो आप उसमें भी वही देखोगे कि वो राजस्थान में किसी से फिरौती लेगा और एमपी में घुस जाएगा, एमपी में फिरौती लेगा और फिर घुस जाएगा राजस्थान में, राजस्थान एमपी में करके वो महाराष्ट्र में चला जाएगा या गुजरात चला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें वो करते थे। ठीक है। चलिए, तो दिक्कत क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। डिलीवरी, जो लास्ट माइल डिलीवरी है उसमें डेफिसिट है। ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे, आप कहोगे स्ट्रक्चरल इश्यूज है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सरकार के स्ट्रक्चर में दिक्कतें हैं। स्ट्रक्चर में कैसे दिक्कतें होंगी, आप कहेंगे कि सिविल सर्विसेज में एपैथी है। क्या है, एपैथी है ना, स्पिरिट ऑफ सर्विस मिसिंग है, क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं होती। दूसरा, आप कहेंगे कि भाई जो बेसिक इंफ्रा होता है ना, बेसिक इंफ्रा होता है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर है, लगा लो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में आधार कार्ड के लिए इंटरनेट चाहिए, भाई वो आधार कार्ड का वैलिडेशन कैसे चलेगी, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। फिर आप कहोगे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है ना, और सेंटर स्टेट आप कह लोगे कि गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है। समथिंग लाइक दिस यू वुड राइट इन द एग्जामिनेशन। इसी के साथ आप कहोगे कि पीसा, जो कि है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जो कि एक ऑटोनॉमी देना चाहता है, रिलेटिव ऑटोनॉमी देना चाहता है इन रीजन्स को, आप कहोगे क्या, इनइफेक्टिव, है ना, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा एक्ट एंड स्टेट्स रिलक्टेंस टू डिवॉल्व पावर टू द लोकल अथॉरिटीज, ऐसे करके आप लिखोगे। सिक्योरिटी फेलियर, भाई ना, मैं ये लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं लिखना चाहता कि भाई हमारी सिक्योरिटी फेलियर हो जाते हैं। ये ऐसे दिखाता है कि हाँ भाई तेरे को बड़ा पता है ना, कि भाई जो कर रहा है उससे गलती हो गई तो वो गलती पकड़ के नचा दे रहा है। तो आई वुड नॉट राइट दिस, है ना। मैं ये कहूंगा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको करना है। और भाई जो मेन चीज है वो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो सरेंडर करता है ना, सरेंडर करता है, जो सरेंडर करता है ना उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ठीक है, उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। बट हमने देखा है कि लीकेज हुआ है, मतलब जो आइडेंटिटी जिसने सरेंडर करा है ना, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी लीक होती है। जब इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी लीक हो गई तो क्या होगा, जो लोकल्स होंगे वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, है ना, सीधी सी बात होती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, रिवॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, और इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे आपको वो लेकर आने पड़ेंगे। कभी भी कभी भी इसके ऊपर आएगा, कभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर आएगा, तो आप वे फॉरवर्ड जब लिखोगे, व्हेन यू विल राइट वे फॉरवर्ड, कि ठीक है ये सब नाटक हो रहा है बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो उसमें आप हमेशा किसकी बात करोगे, आप समाधान स्ट्रैटेजी की बात करोगे हमेशा। और तेरे को जो भी लिखना है तो लिखना, बट समाधान स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है, ठीक है। और आप ये भी लिखोगे कि जैसे देखो ऑपरेशन, एक ना ऑपरेशन ग्रीन हंट भी हुआ था। इसमें क्या था, लार्ज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी 2010 में, इट रिड्यूस द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बाय 68%। ठीक है, इन 2021, ये तो आप लिखोगे। आप लिखोगे कि यहाँ पे डेडिकेटेड फोर्सेस भी हमने लगाई हैं, जैसे ग्रे हाउंड करके होता है। क्या होता है ग्रे हाउंड,
ठीक है, ग्रे हाउंड्स। तो ग्रे हाउंड क्या है, जैसे हमारी स्पेशल फोर्स है ना, तो वैसे ग्रे हाउंड होती है स्कॉर। तो ग्रे हाउंड क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे काउंटर, मतलब यहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं। तो आप कहोगे कि हम लोगों ने डेवलपमेंट की भी बात करी है। देखो, मतलब ठीक है, ये सब जो भी लिखा होगा ठीक है भाई, हमने भी तो यूपीएससी की तैयारी करी है ना। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि गवर्नमेंट ने दो चीजें करी हैं, डेवलपमेंट और डेटरेंस। डेटरेंस में सरकार क्या करती है, ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड जैसे एलीट ग्रुप्स बनाएगी। ये क्या करेंगे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करेंगे। डेवलपमेंट में पीएम आदि, आदर्श ग्राम योजना, है ना, ऐसे करके आप कहोगे कि हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो बजट है वो इंक्रीज किया है। हमने यहाँ पे हमने एकलव्य स्कूल खोले ताकि ये लोग जा सकें। हमने देखा कि पीएम जय जन आरोग्य योजना के नीचे जो ट्राइबल्स है उनकी रजिस्ट्रेशन हाई हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे हम भारत नेट के थ्रू लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार ने इंडिकेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए स्टेट्स को कहा है कि पीसा एक्ट को लगाओ। एंड बहुत सारी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब ने रिसेंटली पीसा एक्ट को अडॉप्ट करा है, और इन लोगों ने क्या किया है, ऑटोनॉमी दी है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिखते हो ना, इस हमसे बेटर ये लिख देंगे नहीं ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, नीति आयोग का भी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आप ऐसे करके अपने दिमाग में चलते हो कि भाई मेरी कोर स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरी कोर स्ट्रैटेजी होगी कि मैं यहाँ पे डेवलपमेंट करूँ। तो डेवलपमेंट के लिए क्या है, आदि आदर्श ग्राम योजना, इनको इनके राइट्स देने हैं, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हम लेकर आते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, एजुकेशनल हब हो गया, लाइवलीहुड कॉलेजेस हो गए। फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चलाए हैं, है ना। ये सब याद नहीं होते, बट इट इज ओके। मुझे क्या याद होगा भाई, मुझे याद होगा जो कि स्कीम्स होंगी, है ना। तो ऐसी जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड रोड कनेक्टिविटी प्लान। तो सरकार जो है भाई वो मिशन मोड पे रोड रोड चला रही है। कहते हैं जहां रोड पहुंच गया वहां पे डेवलपमेंट अपने आप पहुंच जाएगी, तो हम रोड बना रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ब्लैक पैंथर की बात हो रही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है बस्तरिया बटालियंस। फिर उसके बाद ग्रे हाउंड्स की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई करा है, तो 610 पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई करा है। फोर्टिफाई का मतलब क्या होगा, जो मान लीजिए एलडब्ल्यूई वाले हैं, है ना, इनके पास होती है 300, मतलब वो नॉट वाली जो नहीं होती बैरल, मतलब वन सिंगल शॉट एसएलआर 0.2 mm, वैसी वाली गन्स होती है पुलिस के पास। वो आते हैं भाई AK-47 लेके पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और पुलिस स्टेशन को लूट के भाग जाते हैं। तो हमने क्या किया, पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई कर दिया। फोर्टिफिकेशन से क्या होगा, सीधी सी बात है, वो अंदर आके मार नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा होता है, पुलिस स्टेशन लूट लेते हैं वो लोग, ठीक है, असला लूट लेते हैं। ये हो गया। अब ये ऑपरेशन ग्रीन हंट ये सब थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले हमको क्या देखना है, समाधान मॉडल देखने हैं। मैं ना सरकार की स्कीमें देख रहा था, कहीं पे मिल जाए तो शायद नीचे होगी। समाधान, तो ये समाधान क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आई थिंक ये तब आई थी जब राजनाथ सिंह जो थे वो हमारे होम मिनिस्टर थे। तो तब ये आई थी समाधान स्ट्रैटेजी। प्लीज भाई एग्जाम में ये लिख कर आना, कभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में आएगी। एस से क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप। थोड़ा सा जूम करते हैं अगर होता है तो एस से क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया स्मार्ट पुलिसिंग करनी है और लीडरशिप दिखानी है, ठीक है। ए से क्या है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी हमेशा एग्रेसिव रहेगी नक्सलवाद के खिलाफ। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, हमको हमारे ट्रूप्स को मोटिवेटेड रखना है, सीधी सी बात है ना भाई। ट्रूप भी तो ट्रूप, अब जैसे भाई कोई आर्मी है, आर्मी मोटिवेटेड क्यों रहती है, आर्मी मोटिवेटेड नहीं रहेगी तो क्या होगा भाई, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। अभी हमने देखा ना कि रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हो रही थी तो बहुत सारे रशियन सोल्जर और यूक्रेनियन सोल्जर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, है ना, दे वुड रन अवे। तो इसलिए मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उनको राइट मोटिवेशन देनी पड़ेगी। वो मोटिवेशन क्या होती है, बहुत लोग कहेंगे मॉनेटरी मोटिवेशन, तो क्या करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा सैलरी दे दे, नहीं ना। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि फील्ड अलाउंस देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप कहोगे कि रिकॉग्निशन, है ना, आपको क्या देनी है, रिकॉग्निशन देनी है। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी, 26 जनवरी, गुड गवर्नेंस डे पर, और 15 अगस्त पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक्शनेबल इंटेलिजेंस, तो आप देख रहे हो ना कि ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन करेंगे, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, पुलिसिंग स्मार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी को अग्रेसिव करेंगे, मोटिवेशन रखेंगे, इंटेलिजेंस लेकर आएंगे जो कि एक्शनेबल है। ऐसा कि मतलब ऐसे कह देंगे साहब मैंने वहां पे 12 मिलिटेंट देखे थे। ये क्या बात होती है, 12 मिलिटेंट देखे थे वहां पे देखे थे, है ना। एक्शनेबल क्या होगी कि अच्छा 12 मिलिटेंट देखे थे, वो यहाँ जा रहे हैं और इनका टारगेट है ये वाला। तो आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी रेडी रहोगे। तो ये कह रहे हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेकर आनी है। इसके बाद डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मैंने कहा ना कि कोई भी समाधान होगा उसके अंदर डेवलपमेंट की बात होगी ही। तो ये कह रहे हैं कि हमको जानना है ना, वी नीड क्वांटिफाइबल
क्वांटिफाइबल, एक डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पे क्वांटिफाइबल चीजें दिखें कि अच्छा रोड बने कितने किलोमीटर, है ना, सरकार की स्कीम चली कितने लोग आए, सर्विस डिलीवर हुई कितने लोगों ने उसका फायदा लिया, ऐसे करके। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ट्रैकर्स यहाँ पे लगा देंगे, है ना, जो मोशन ट्रैकर्स लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट फेंस, मतलब आप बेसिकली अपने जो क्या कहते हैं, अपना जो मतलब बटालियन यहाँ पर होते हैं ना, बटालियन हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनकी आप क्या कर लोगे, स्मार्ट फेंसिंग कर लोगे। स्मार्ट फेंसिंग नहीं लिखना तो आप लिखोगे कि फोर्टिफिकेशन करनी है ना, स्मार्ट फोर्टिफिकेशन करनी। स्मार्ट फोर्टिफिकेशन कैसे होगी, बेसिकली आप ना मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही आपको दिखेगा कि आपकी बटालियन के आसपास कोई बाउंड्रीज पे चल रहा है तो कैमरा अपने आप उनको पकड़ने लगेगा। फिर इसी के साथ साथ सिंपल सी बात है ना, एडवांस वेपन का इस्तेमाल करो, है ना, एडवांस वेपन का इस्तेमाल करो। मैं आपको एग्जांपल, अगर मेरे को एडवांस वेपन का एग्जांपल देना हो तो आप कहोगे कि मतलब आप स्मॉल आर्म्स, है ना, स्मॉल आर्म्स आप लेकर आ सकते हो। मतलब बंदूक का नाम लिखना ठीक नहीं होगा, ऐसे मुझे तो पता है ना, जैसे हनी बैजर करके एक बंदूक होती है, छोटी सी होती है और वो जंगल वॉरफेयर में मस्त चलती है ना, जैसे इंसास विंसास को मोड़ने में दिक्कत होती है, हनी बैजर घुमाई चला दी। लेकिन ऐसे लिखना ठीक नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि हाँ, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जीपीएस कोऑर्डिनेटेड, जीपीएस हो गया। फिर उसके बाद इंटरकॉम, इंटर कम्युनिकेशन, है ना, तो इंटरकॉम ये सब होना चाहिए, जीपीएस बेस्ड लोकेशन, इंटरकॉम होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके आप लिखोगे। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर मतलब सिंपल सी बात है ना कि हर जगह की नक्सलवाद, नक्सलिज्म का इशू अलग है, तो हर जगह पे अलग एक्शन प्लान चलेगा। एंड इसी के साथ साथ ये लोग झारखंड, बिहार के यहाँ पे जो इनके, झारखंड बिहार या छत्तीसगढ़ में जो इनके लीडर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फिरौती मांगेंगे, ठीक है, फिरौती लेंगे और फिर ये फिरौती के पैसे को ये लोग नेपाल के थ्रू विदेश भेज देंगे, और विदेशों से भेज के ये लोग इन पैसों को एनजीओज में पहुंचाएंगे, है ना, एनजीओज में पहुंचाएंगे। ये एनजीओज आके क्या करेंगे, बंदूक बंदूक खरीदेंगे और क्या करेंगे, नक्सल, मतलब ये बेसिकली ना आइडियोलॉजी को और ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए यूपीएससी के इसके अंदर, टॉपिक के अंदर अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो भी यही है। क्या है, अर्बन नक्सलिज्म, कि अर्बन नक्सल्स कौन से थे, सारे नहीं होते बट होते हैं। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब मतलब मान लो कि नक्सलवादी हिट एरिया है, झारखंड हो गया, या फिर मान लो कि आज तो बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश ले लो, और वेस्टर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश ले लो, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये लोग फिरौती करेंगे, ठीक है, फिरौती लेंगे। फिरौती लेने के बाद मतलब एक्सटॉर्शन करेंगे, और ये एक्सटॉर्शन को ये नेपाल या फिर बांग्लादेश के थ्रू भेज देंगे। और भेजने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये फॉरेन 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 अकाउंट्स में भेज देंगे। इन फॉरेन अकाउंट्स में से जो एनजीओस होंगे ना देश के अंदर, उनको ये पैसा आएगा। और ये एनजीओस जो होंगे ये क्या करेंगे, नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो वो इन एरियाज में फॉरवर्ड करेंगे। मान लो किसी उसी गांव के अंदर जहाँ से एक्सटॉर्शन हुई थी, वहीं जाके ये लोग कंबल बांटेंगे और कहेंगे लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, ऐसे करेंगे। और फिर क्या होगा, इन एनजीओस की वजह से क्या होगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, लेफ्ट ज्यादा वेपन्स आ पाएंगे, है ना, ज्यादा क्या होगी, रिक्रूटमेंट होगी, वेपन्स आएंगे और ये वॉर चलती रहेगी। इसी को देखते हुए सरकार क्या लेकर आई, एफसीआरए, कि हम भी देखें पैसा कहाँ जा रहा है। और सरकार ने तो लिटरली इनकी गर्दन पकड़ ली। सरकार ने कहा कि फॉरेन से जो भी पैसा आएगा वो एसबीआई दिल्ली की एक स्पेसिफिक ब्रांच में ही जाएगा, और वहां से आप पैसा कहीं और नहीं भेज सकते। आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसका मतलब आप उससे सामान खरीद सकते हो लेकिन किसी दूसरे इंसान को नहीं भेज सकते। ठीक है। फिर ये जो लोग थे, ये लोग भी बहुत शाणे थे। ये लोग कहते थे कि भाई हमारा मतलब मान लो कि यहाँ से 10 लाख रुपए आया, ठीक है, 10 लाख रुपए आया। फिर उसके बाद इन लोगों ने उसमें से पूरा का पूरा पैसा खर्च दिया। ये जो मतलब जो मतलब वाइट वॉश करके पैसा आया। अब सरकार ने कहा "अब हमें हिसाब दो 10 लाख रुपए"। तो ये कहते थे कि हिसाब क्या दें, ये पूरा का पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर था, इधर उधर चला गया। तो फिर सरकार ने कहा अच्छा बेटे, सरकार ने एक नंबर ले आई, चाहे 20 या 30% है, कि ये 10 लाख का 20 से 30% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर से ज्यादा, उससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में नहीं लगा सकते। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये तो सिविल सोसाइटी को हैकल कर रही है सरकार। अबे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हैकल करना चाहती है। ठीक है। चलिए, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएवीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूएवी लिखने से बचता हूँ क्योंकि ना जंगल वाला एरिया है, जंगल में यूएवी क्या ही कर लेगा, है ना। फिर आप, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता कि थर्मल स्कैनर्स का इस्तेमाल करना, है ना, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल करना। मैं ऐसी चीजें लिखता जो कि मतलब बॉडी की हीट को पकड़ लेता है और आपको बता देगा दुश्मन कहाँ पे है। मैं कहता कि नाइट विजन का इस्तेमाल करना,
सुबह मान लो कि दोनों के पास बंदूकें हैं, चलेगा। लेकिन भाई जिसके पास नाइट विजन है भाई, वो तो जीत जाएगा ना, वो तो बैंड ही बजा देगा। और हमने ये देखा कि जो माओवादी थे, उनके पास से नाइट विजन भी मिली है, नाइट विजन ग्लासेस मिले हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं केस स्टडीज है। पहला है, यहाँ पे लिखा है सारंदा मॉडल 2011 का। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करा, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फूड दिया, जो पीडीएस सब्सिडी थी वो दी, और मनरेगा के नीचे एम्प्लॉयमेंट दी। इससे क्या हुआ कि सारंदा जैसे रीजन के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डिक्लाइन हुआ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल गिव दीज एग्जांपल्स टू द इवेल्युएटर एंड ही विल से वाह भैया वाह, मजा आ गया। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ। तो इसमें क्या था, मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करी गई, और इससे क्या हुआ कि जो नक्सलिज्म हिट डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, उनमें डिक्लाइन आया। तो कहते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के टाइम पे 2010 में सरकार अल्ट्रा अल्ट्रा सीरियस हो गई थी कि अब नहीं छोड़ना। ये मनमोहन सिंह जी के समय की बात है। द गवर्नमेंट वाज अल्ट्रा सीरियस अबाउट नक्सलिज्म, ठीक है, कि हमको इसको खत्म करना है कैसे भी करके। फिर इसके बाद संदेश मॉडल भी था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार के संदेश ब्लॉक के अंदर ये स्टार्ट हुआ, has and it has gradually become free of Naxals. The Panchayat elections that started in Bihar were most significant factor that helped to undermine Naxal control. In further, it further widened the gap between the locals and the Naxal leaders. इसके बाद ये कह रहे हैं many Naxalites were compelled by social pressure to abandon their affiliation with Naxal groups and ट्रांजिशन इनटू फार्मिंग। तो यहाँ पर क्या था, संदेश मॉडल था। संदेश मॉडल के अंदर सरकार ने क्या किया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या किया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करी। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, लोगों ने ये देखा कि जो इनके पंचायत से सरपंच वरपंच आ रहे हैं ना, उनको सरकार पैसा, बढ़िया पैसा मिल रहा है और वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो लोगों ने नक्सलिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और आज हम कहते हैं कि बिहार नक्सल फ्री है। एक समय पे भाई बिहार जड़ था, गढ़ था लिटरली, ठीक है। बिहार में ब्लडी मैसेकर्स हुए नक्सलवादियों ने करे। अब कहाँ पे होता है। फिर इसके बाद ग्रे हाउंड मॉडल भी था। तो इसके अंदर क्या था, बेसिकली ग्रे हाउंड नक्सल कॉम्बैट की एक स्क्वाड बनाई गई थी, है ना। तो आंध्र प्रदेश मॉडल ऑल्सो इंक्लूड अदर कंपोनेंट्स लाइक कल्चर ऑफ पुलिस लीडरशिप, इंसेंटिव फॉर गुड वर्क टू द पुलिस, बेटर नॉलेज एंड टेरेन बेटर नॉलेज ऑफ लोकल टेरेन एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लोकल इंटेलिजेंस। इसी यहीं से जेनेसिस होता है किसका, समाधान का। ठीक है। तो आपको समाधान स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है। नक्सलिज्म पे कोई भी आएगा ना, 90% एस्पिरेंट यही लिखते हैं, समाधान स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में याद नहीं आती है ना, तो ऐसे पढ़ के जाओगे ना बार बार तो याद हो जाती है। एस फॉर स्मार्ट पुलिसिंग, ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा ए है, इट इज एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, कि हम मतलब कैसे जाएंगे, स्टैंडर्ड एसओपीज होनी चाहिए, एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ठीक है। आप ना एक स्टेप आगे जाना, ठीक है, आप एक स्टेप आगे जाना। एक स्टेप आगे जाके आप क्या करोगे, आप करोगे कि आप ना एग्जाम्पल देने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात करेंगे, तो आप कह दोगे बस्तरिया बटालियन, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ग्रे हाउंड, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग आप कहोगे कि जो रिवॉर्ड्स एंड लॉरेल्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। एक्शनेबल इंटेलिजेंस तो आप कहोगे कि आ, मतलब जो इनसाइडर या फिर इंटेलिजेंस जो होगा, है ना, जो आपको वो देगा, इनसाइडर जो होगा, वो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और उसकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। फिर उसके बाद डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट, तो आप कहोगे यूज ऑफ एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड, जैसे कि प्रगति पोर्टल में ये जो रीजन होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल स्पेशल वो बनाया हुआ है, ठीक है, स्पेशल केपी वो बनाए हुए हैं, स्पेशल डैशबोर्ड बनाया है, जिससे कि हमको इस एरिया के अंदर दिखता है कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, तो आप कहोगे जीपीएस का इस्तेमाल होना, इंटरकॉम, नाइट विजन। एक्शनेबल प्लान फॉर ईच थिएटर, तो आप कहोगे कि एसओपीज बनाई गई हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ, लोकल पुलिस एंड जो जो लोकल्स होते हैं, है ना, जो कि इन इन इन्फॉर्मर होता है ना, इनके बीच में। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इसके लिए सरकार ने क्या निकाला है, एफसीआरए निकाला हुआ है, एफसीआरए निकाला हुआ है। आधार पैन कार्ड का लिंक के बारे में बात करी हुई है ना। तो समथिंग लाइक दिस यू वुड राइट। फिर आप कहोगे कि जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है, नार्को टेररिज्म होती है ना, उसको हम लोगों ने रोका हुआ है। तो ऐसे करके आप एग्जाम में लिखते हो। ये हर कोई लिख कर आएगा समाधान, तेरे को उसके अंदर एक एक लाइन लिख देनी है भाई साहब, नंबर ही नंबर। ठीक है। चलिए,
आगे चलते हैं। अब हम अर्बन नक्सल्स को देखते हैं कि अर्बन नक्सल्स क्या थे। अर्बन नक्सल्स को इनविजिबल एनिमीज कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये इंटेलेक्चुअल्स, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट होते हैं जो कि क्या करेंगे, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी होती है उसको फेमस करते हैं। ठीक है, हर कोई जो लाल सलाम बोलता है भाई वो उसमें नहीं आता, बट लाल सलाम इनका एक तरीका है बोलने का। ठीक है, तो इनका रोल क्या होगा? अर्बन नक्सल्स, इट इज अ टर्म रेफर टू इंडिविजुअल्स विद अ नक्सलाइट मेंटेलिटी इन अर्बन एरियाज who act as activists and defenders of the ideology, while the active Naxals engage in combat in रूरल माओइस्ट कंट्रोल एरियाज। तो ये लोग क्या करते हैं? ये एक्टिविस्ट होते हैं और डिफेंडर होते हैं किस चीज़ की? आइडियोलॉजी की। जैसे कि वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन देखो क्या लिखा है, अर्बन नक्सलिज्म इट स्टेम्स फ्रॉम। अर्बन नक्सलिज्म समझ गया ना, मतलब यही है कि भाई ये लोग जो होते हैं दे आर बेसिकली, आई वुड से कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड और दे बेसिकली दे आर बेसिकली, अगर मुझे लिखना हो तो हाउ वुड आई राइट, है ना, मेरे को भी सोचना पड़ेगा ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल एंड हिडन या इनविजिबल, आइडियोलॉजिकल एंड इनविजिबल, वाह भाई क्या बात है भाई, राइमिंग कर दी। It is ideological and invisible arm of the Naxal movement in India, है ना? And they are largely concentrated in the urban power circle, power circle, है ना? Urban power circles. Some are lawyer, some are influencer, some have political affiliations, है ना? तो समथिंग लाइक दिस, है ना? ऐसे ऐसे करके मैं लिखूंगा कि कुछ लॉयर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी की पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, एंड सम आर एक्टिविस्ट। भाई इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी? और मैं चाहता हूं ना कि हम दोनों इस लेवल पे पहुंचे जब तुम्हारा एग्जाम हो। मस्त है ना? इट इज द आइडियोलॉजिकल एंड इनविजिबल आर्म ऑफ द नक्सल मूवमेंट इन इंडिया। दे 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 आर कॉल्ड अर्बन नक्सल, क्यों? बिकॉज दे आर present in the urban power circles. Some are activists, some are lawyers, some are influencers, and some have deep political affiliations, है ना? भाई इतनी पेशेंस किस एस्पिरेंट के पास है? यहाँ पे टीचर एक बार हाँ हाँ करे, बच्चा भाग को बताऊंगा, है ना? रट के थोड़ी ना ऐसे एग्जाम निकलेगा। आई हैव टू शो यू कि हाउ यू गेट डीप इनटू योर हेड एंड ब्रिंग आउट दोज डेफिनेशंस और ब्रिंग आउट दोज फैक्ट्स, है ना? और ब्रिंग आउट दैट गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर्स। मस्त ना? अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं? इट इज द आइडियोलॉजिकल एंड इनविजिबल आर्म ऑफ द नक्सल मूवमेंट इन इंडिया। They are present in the urban power circles in the form of activists, lawyers, influencers, and some have political affiliations as well. चलिए, बढ़िया है। तो ओल्ड स्ट्रैटेजी क्या थी? ओल्ड स्ट्रैटेजी ये थी कि माओइस्ट फोकस ऑन अर्बन सेंटर्स फॉर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग मासेस, बिल्डिंग यूनाइटेड फ्रंट एंड मिलिट्री टास्क्स लाइक प्रोवाइडिंग पर्सनल्स, मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये सरकार के अंदर आ जाएंगे, ये अपने आईएएस वाईएएस आईपीएस वाईपीएस और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बिठाएंगे जो कि इनको सपोर्ट करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोशल इश्यूज एंड एक्सपेंशन टू न्यू एरियाज। Mobilization. The CPIM systematically mobilizes resources in urban areas to influence middle class employees, intellectuals, students, radicalizing them against the government. They target social issues like women's rights, Dalit grievances, and religious minorities. मस्त ना? मेरा एक दोस्त भी था, वो मतलब दोस्त था नहीं थी, तो वो भी मतलब ज्यादा कम्युनिज्म कम्युनिज्म करती थी अभी। तो फिर उसके बाद अब पता नहीं उसका क्या हुआ। एक बार मैंने उसको टीवी पे देखा था, मैंने बोला चलो अच्छा है भाई, अपना कोई तो टीवी पर आ रहा है। फिर आई वाज लाइक शी इज देयर फॉर रॉन्ग रीजंस, है ना? बट इवन इन स्कूल आल्सो शी वाज वेरी एक्टिव, मतलब चीज़ों को लेके काफ़ी एक्टिव थी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट। हम तो भाई सरकार के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, है ना? मेरा नाना भी आर्मी में था, पापा भी आर्मी थे, मेरे सारे कजन्स आर्मी में, है ना? मैं तो ऐसे कहता था कि सर मेरे से, मैं जब एसएसबी गया था, एसएसबी गया था, ठीक है, इट वाज माय फर्स्ट एसएसबी, तो उन्होंने बोला व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? आई वाज लाइक सर व्हाई नॉट है ना? मैंने कहा सर मेरे एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों में आर्मी है, मेरे नाना भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी में। तो वो भी हंस दिया, बोलता है ओके गुड है ना? चलिए, तो आगे चलते हैं। मजा आता है, अगर आपकी एज है ना तो एसएसबी जरूर जाना, इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सिलेक्शन को कोई वो नहीं है, है ना?
मेन है एक्सपीरियंस। ठीक है। चलिए, थ्रेट पोस्ट बाय अर्बन नक्सल्स क्या है? इनका बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बेस बहुत स्ट्रांग है। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इनको मिलती है जो कि है मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। बिल्कुल भाई, मतलब नक्सलिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, भाई ऐसा होता है ना कि जब हम बड़े होते हैं, व्हेन वी आर यंग, है ना, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमको गांधी समझ में नहीं आते हैं, मतलब फालतू का है ना, फालतू के हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप आपकी एज होती है तो आपको समझ में आता है कि ये एनर्जी से कुछ नहीं होता, है ना, सरकार पीठ तोड़ देगी। तो गांधी जी की एज में जब आप थोड़े से लेट ट्वेंटीज में आते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई Gandhiji was the most dangerous man that India has seen in the last 300-400 years, or maybe one in the last 1000 years. He was the most डेंजरस मैन दैट इंडिया हैज सीन, है ना। इतने उनके जो मेथड्स हैं ना, मतलब ऐसे में ये कहता हूँ कि मुझे एक इंसान बताओ जिसके मेथड्स वेस्ट भी कॉपी करता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि भाई मैं गांधीयन फिलोसफी से इंस्पायर्ड हूँ और मैं गांधीयन मेथड से जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में उनको मैं आज़ादी दिलाऊंगा। आज हैशटैग मी टू यूएसए में होता है, इंडिया में वो उसका ट्रिकल डाउन होता है। कोई यूएसए या साउथ कोरिया में कोई ट्रेंड लेकर आते हैं और वो इंडिया वाले कॉपी करते हैं, है ना। जो भी होता है कुछ भी, है ना। ऐसे मेरे को तो लास्ट टाइम वही याद आ रहा है की डू यू लव मी, मैंने लास्ट ट्रेंड वो देखी थी, है ना, बहुत सालों पहले। उसके बाद तो अब इंस्टा ये सब फेसबुक में चलाता नहीं। तो ये सब वेस्ट से इंडिया की तरफ आ रहा है। सोचो कोई एक आइडियोलॉजी जो इंडिया में डेवलप हुई और वो वेस्ट की तरफ गई। दैट इज व्हाई आई से कि मतलब शायद पिछले हजारों साल में उनसे डेंजरस इंसान कोई नहीं है। ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस ये लोग कर लेते हैं, फंड्स इनको मिलते हैं और फॉरेन इंटरवेंशन भी होती है, एनजीओ फंडिंग, एफसीआरए, मैंने आपको बताया था। चलिए, ये महाराष्ट्र का स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल है भाई। ऐसे ठीक है, मतलब हाँ। तो इट इट वाज बेसिकली टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ अर्बन नक्सल्स। ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे लिखा है कि मतलब कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि जिनको हम अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे। वो फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी जैसे कि वायलेंस प्रमोट करोगे, डिसोबीडियंस टू लॉ प्रमोट करोगे, डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर एंड कॉजिंग पब्लिक फियर, तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। और जेल में डालेंगे और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब जेल तो पक्का जाएगी। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर करेगा, इसलिए दरोगा बनते हैं ना, दरोगा जी। चलिए, अभी मतलब ये वाला जो एक्ट है ना, इसकी इसकी मतलब ये पब्लिक सर्विस सिक्योरिटी बिल आया था, पब्लिक सिक्योरिटी बिल। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लिखा था ये तो वैसे ही जैसा अंग्रेज लाते थे। क्यों? क्योंकि वेग डेफिनेशंस हैं। सप्रेशन ऑफ डिसेंट है, डिसेंट तो डेमोक्रेसी में कोर होती है, हम कैसे बताएंगे सरकार को कि हमें दिक्कत हो रही है ना। ओवरलैप विद एग्जिस्टिंग लॉस एंड सिविल लिबर्टीज के कंसर्न तो हैं ही, जैसे कि फ्री स्पीच, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर फेयर ट्रायल के राइट्स। एंड सिमिलर लॉस अदर कंट्रीज, अदर स्टेट्स में भी है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव इनेक्टेड सिमिलर पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट्स एंड बैंक्स 48 नक्सल लिंक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आप यही कह सकते हो कि एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर आना है ना, एक पब्लिक डिटेल्ड पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर आना है जो कि नक्सल एक्सपेंशन टू अर्बन एरियाज को कट करता है, बट इसी के साथ साथ प्रोटेक्ट करेगा किसको? सिविल लिबर्टीज को भी, है ना। वाइल क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन आई वुड से एक्शन अगेंस्ट नक्सलिज्म एंड प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज, ऐसे करके एग्जाम में लिखना है। तो अब कभी भी नक्सलिज्म का सवाल आएगा तो आप क्या करोगे? आप हमेशा एक ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। आप बोलोगे भाई तू पूरे टाइम से नक्सलिज्म नक्सलिज्म क्यों कर रहा है? भाई बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आता है भाई एग्जाम में, आई एम नॉट किडिंग। नक्सलिज्म कोर है, चार चार सवाल आएंगे, चार में से एक क्वेश्चन नक्सलिज्म का ऐसा है कि यूपीएससी चलते फिरते आते गाते पूछती है, पीवाईक्यूज में जाना देखना नक्सलिज्म भरा, देखो देखो देखो, माशाल्लाह चेक करे, इतने हैं भाई, नक्सलिज्म आता ही है, इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। तो जब भी नक्सलिज्म की बात हम पॉलिटिकल लेवल पे करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आपको पब्लिक सेफ्टी बिल्स लेकर आने, जिसके नीचे क्या होगा? नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्या कर सकते हो? बैन कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ आपको सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना है। सिविल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? जो सिविलियंस की लिबर्टी होती है। लिबर्टी किसकी? फ्री स्पीच की, ड्यू प्रोसेस की और फेयर ट्रायल की। ये मेरा कुछ भी कहने का अधिकार है ना, और मुझे सही न्याय मिलने का अधिकार, उसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन लेकर आओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनको यहाँ पे डीपन करो नक्सल एरियाज में, और एनजीओज जो है ना उनकी प्रॉपर प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए ऑफ एनजीओज वर्किंग इन द नक्सल एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इसके अलावा कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो, सैटेलाइट इमेजिंग हो गई, यूएवीज, उड़ने वाले जहाज, और फिर उसके बाद
हाई रेजोल्यूशन पीटीजेड कैमरास, जीपीएस ट्रैपिंग ट्रैकिंग, थर्मल इमेजिंग, रेडार, ये सब इस्तेमाल करो। पॉलिटिकल डायलॉग्स है ना, कि आप ये कहो कि ओपन चैनल होने चाहिए, और इसमें ना इन लोगों ने वो नहीं लिखा। आप इसमें लिखोगे सरेंडर, है ना। आप कहोगे कि यू वुड से कि सरेंडर कंपैशनेट, सरेंडर पॉलिसीज। जैसे कि यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है, मान लो कि भाई तुमने किसी बहुत बड़े पुलिस के ग्रुप को खत्म कर दिया, ठीक है, अब तुम हो गए हो बहुत ही खतरनाक वाले एलडब्ल्यूई। तो अब यहाँ पे भाई तुम सरेंडर करने आओगे तो मतलब पुलिस वाले तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वो चीज़ कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये समझना होगा कि वो रेडिकलाइज्ड हैं, और उनकी क्या होनी पड़ेगी, हमको कंपैशनेट सरेंडर पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेंगी, और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डी रेडिकलाइजेशन करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक डी रेडिकलाइजेशन करनी पड़ेगी। ऐसे वाले कीवर्ड्स आप ड्रॉप करोगे, नंबर मिलते हैं, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि ग्रे हाउंड्स इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद यूएन प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इतना फारफेच नहीं लिखते। हम कम है क्या, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया, कब से नक्सलिज्म चल रही है। 1962 में इसकी जेनेसिस हम देख रहे हैं, 67 में तो ग्राउंड लेती है, 62 में शुरू हो रही है ना। और नक्सलबारी मूवमेंट से ये स्टार्ट होती है, और 1960s का प्रॉब्लम है भाई, हमारे पास है। तो आप क्या लिखोगे, कंपैशनेट सरेंडर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक रेडिकलाइजेशन, दिस इज हाउ यू विन द इवेल्युएटर्स हार्ट। ठीक है, ये सारे सवाल हैं, आप देख लीजिए अपने लेवल पे, मैं वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो डू इट। कब करेंगे, जब पूरी की पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ ना, पहले मैं बीच बीच में करता था कि आओ भाई ये करते हैं, ठीक है। बट अब मैंने ये देखा कि उससे ना कोर्स लंबा हो रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करूं, एक ही दिन में रिवाइज करूं, और अगले दिन क्वेश्चन लेके बैठ जाएं, ताकि मैं उस पूरी की पूरी पीडीएफ को लिख सकूं। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी पीडीएफ में से मैं एग्जांपल्स निकाल सकूं। हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा, जिसको कि हम लार्जली कहते हैं कि ये ईस्टर्न इंडिया का इशू है। अब हमको देखना है इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया।